साथ में फ्लूइड क्या होता है, सबसे पहले तो यही 1 मार्क में सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, नाम से पता चल रहा है, सब्सटेंस विच कैन फ्लो, वो क्या कहलाते हैं, फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स का एक आध एग्जांपल दीजिए। वाटर और मरकरी, सारे लिक्विड्स में क्यों दे रहे हैं, गैस जो है वो भी एक फ्लूइड है, ये याद रखना है हमको। फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं लिक्विड और एक होते हैं गैसेस। अब लिक्विड्स और गैसेस इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमको पहले देखना है। जो लिक्विड है ना, इसके सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो एक साथ रहते हैं, हमेशा एक साथ। ये देखो, अगर आपने इसमें कोई लिक्विड भर दिया है ना तो वो ऐसे होगा। लेकिन अगर गैस है तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे रहते हैं, इस तरीके से, और जो भी कंटेनर में आपने रखा है ना उसको कंप्लीटली फिल कर लेते हैं। ठीक है। दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, दो टाइप के फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में। एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है अधेसिव फोर्स। तो देखो, ये सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लग रहा है इसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ये देखो, ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अधेसिव फोर्स। इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, अधेसिव फोर्स। इसके बारे में हमको डिटेल में डिस्कस करना है। तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगता है वो क्या होता है, अधेसिव फोर्स। तो यहाँ पे देखो, ये कोहेसिव फोर्स है, इसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बोलते हैं। इसमें वो फोर्स ना इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, और इससे भी ज्यादा किस में होता है, सॉलिड्स में होता है। उसमें तो मॉलिक्यूल अंदर ही अंदर मूव भी नहीं कर सकते, इसमें तो सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं इधर से उधर। तो ये हमारा फ्लूइड है, इसमें लिक्विड है और इसमें गैसेस है, ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। आपने अगर इस कंटेनर को खोल दिया तो ये फ्लो होकर बाहर निकल जाएगी, इसको अगर आपने उल्टा कर दिया तो ये पूरा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। तो सब्सटेंस विच कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स। ये फ्लो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना बहुत कम होता है, इसीलिए ये फ्लो कर सकते हैं। ये भी पूछता है, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर पाते, लेकिन जो फ्लूइड्स है वो फ्लो कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि फ्लूइड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो 1 मार्क का ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद डेफिनेशन के बाद हमने क्या देखा था, फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज पूछता है। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, कि फ्लूइड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले, इट कैन फ्लो, इट कैन फ्लो। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, इट कैन नॉट रेजिस्ट, इट कैन नॉट रेजिस्ट shear फोर्स, shear फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। ये shear फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स को बियर नहीं कर पाता। shear फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, ये देखो, ये एक प्लेन है, अगर इसको टच करके मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये टेंजेंशियल फोर्स, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या कहलाता है, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टेंजेंशियल। आप देखो, अगर ये एक बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, क्या इसके मॉलिक्यूल्स वहां से वहां चले गए, नहीं। लेकिन अगर पानी होता, ये देखो पूरा पानी है, यहां से आता कि मैं पानी के ऊपर ऐसा फोर्स लगाऊंगा तो मेरे साथ में उसके मॉलिक्यूल्स भी मूव करने लग जाते हैं। तो जरा सा भी शेयर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स को बियर नहीं कर पाते और उसके साथ में चलना शुरू कर देते हैं। तो दे कैन नॉट रेजिस्ट शेयर फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। तो इसकी एक डेफिनेशन ना बाद में ये भी बनती है कि फ्लूइड ऐसे होते हैं जो कि छोटे से छोटे शेयर फोर्स के कारण भी क्या कर देते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कह देते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी तीसरी एक और प्रॉपर्टी होती है, तीसरी एक और प्रॉपर्टी क्या होती है फ्लूइड्स की, लिखा है ना मैंने, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देखो। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, देखो ध्यान से, कि दे एग्जर्ट दे एग्जर्ट फोर्स दे एग्जर्ट फोर्स ऑन वॉल्स इन कॉन्टेक्ट, वॉल्स इन कॉन्टेक्ट। ये देखो, ये एक बीकर है, इसमें देखो ये पूरा पानी रखा हुआ है। तो ये इसकी कितनी फेसेस के साथ में कॉन्टेक्ट में है, ये एक जो साइड वाली फेस है और ये जो बॉटम वाली फेस है, इनके साथ ये कांटेक्ट में, तो उसके ऊपर ये क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, एक फोर्स। आप देखो यहाँ पे होल कर दोगे ना तो बाहर निकल जाएगा, ये ऐसा फोर्स लगा रहा होता है। फोर्स कैसे लगाता है, हमेशा ये परपेंडिकुलरली फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलरली फोर्स। यहाँ पे आप होल करोगे तो देखो परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगा, यहाँ होल करोगे तो परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगा। तो जिसके साथ में भी कांटेक्ट में होता है उसके साथ ये परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाता है। और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेशर। तो देखो, ये फ्लूइड क्या करता है, जिस भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और यही परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, देखो ये बॉटम है ग्लास का, ग्लास के बॉटम का कुछ तो एरिया होगा, उस एरिया पे जो टोटल फोर्स आ रहा है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यही क्या कहलाता है,
प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, दे एक्सर्ट फोर्स ऑन वॉल्स इन कॉन्टेक्ट। ये चीज याद रखना, इन कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट। अगर मैं इसको यहां से ऐसा पैक कर दूं, यहां से ऐसा पैक कर दूं, तो क्या इसके ऊपर भी ये फोर्स लगाएगा? यस, इसके ऊपर भी एक फोर्स लगाता है। ठीक है, जिसके साथ में भी कांटेक्ट में आएगा उसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा। वो फोर्स को आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो अलग टाइप का फोर्स होगा, वो बायंसी फोर्स होगा, जैसे नाव जिसके कारण तैर पाती है ना। वैसे देखो, गैस, गैस भी तो एक फ्लूइड है, वो भी क्या करती है, जिस भी वॉल के साथ में कांटेक्ट में है उसके साथ ये फोर्स लगाती है। अभी देखो इनके ऊपर तो ये फोर्स लगा रही थी, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो ये फोर्स लगाने के लिए आगे बढ़ती चली जाती है। और ये लीक ना हो जाए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो क्या यहाँ पे भी ये फोर्स लगा रही है? हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमने पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रेंडमली मोशन करते रहते हैं। ये रेंडमली कहीं पे भी जाके टकराते हैं तो उसके कारण वहां पे फोर्स लगता है, और यही फोर्स पर यूनिट एरिया का कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग ने डिस्कस करी, और कुछ प्रॉपर्टीज थी क्या? नहीं, इतनी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, देखो पास्कल लॉ क्या है, इसमें एक वर्ड है वो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपने ग्रेविटी को कंसिडर नहीं किया है तो देखो पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, पास्कल भाई साहब ने ये कहा था कि अगर ग्रेविटी को हम इग्नोर कर दें, इफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड, इफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड, देन pressure at pressure at every point in fluid is same। तो इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यही है, ये वाली लाइन आपको लिखना है, इफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड। अगर आपने ये चीज नहीं लिखी तो ये गलत हो जाता है। आपने ग्रेविटी को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। आपका हो गया ना एग्जाम पेपर? हाँ, वो नहीं आया और साथ में? अच्छा ठीक है, हम लोग इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया तो हर पॉइंट पे फ्लूइड के प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ये देखो, ये जो है हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड के हर पॉइंट पे ध्यान दो, हमने ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया है। इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे भी वही प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे भी वही प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे भी वही प्रेशर होगा, अगर हमने ग्रेविटी को इग्नोर किया है। ठीक है, अगर ग्रेविटी को इग्नोर करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा। ये हमको पास्कल भाई साहब ने बताया था। बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। मॉडिफिकेशन क्या होता है कि इनको बोले कि इसका हम लोग क्या यूज करेंगे, तो उन्होंने इसको मॉडिफाई करके बोला कि फ्लूइड के किसी भी एक पॉइंट पे चारों तरफ से लगने वाला जो प्रेशर होता है ना, वो सेम होता है। इन्होंने उसको मॉडिफाई कर दिया था। लेकिन हमको यही वाली डेफिनेशन अभी याद रखनी है इनका स्टेटमेंट, कि अगर ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया, अगर ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया तो ऐसा होगा, अगर ग्रेविटी को हमने इग्नोर नहीं किया तो कैसा होगा, वो हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद देखने वाले हैं कि अगर ग्रेविटी को आपने कंसिडर किया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये पास्कल्स लॉ के ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक इसका सबसे फेमस एग्जांपल है कौन सा वाला, ये फ्लूइड लिफ्ट वाला, फ्लूइड लिफ्ट वाला। अब देखो पास्कल भाई साहब का अगर हम लोग बात माने तो देखो इसके अंदर में ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ये पूरा फ्लूइड है, इस फ्लूइड के हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अकॉर्डिंग टू पास्कल इसके हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। तो देखो जो प्रेशर पॉइंट नंबर 1 पे होगा वही प्रेशर तो पॉइंट नंबर 2 पे होगा। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा प्लंजर लगा दिया, प्लंजर या जिसको पिस्टन बोलते हैं। मैं जब इसको दबाऊंगा तो क्या यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा? ऑब्वियसली वहां पे मैंने फोर्स लगाया। देखो अभी कोई फोर्स नहीं लगा था यहाँ पे, पहले यहाँ पे कोई प्रेशर रहा होगा, मान लो वो प्रेशर था कितना, P1। वो प्रेशर किसके कारण था, एटमॉस्फेयर के कारण था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे देखो एक ग्लास में पानी रखा हुआ है, उसकी अपर सरफेस के ऊपर कोई प्रेशर है नहीं? हाँ है, सराउंडिंग की एयर जो उस पर प्रेशर लगा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन मैंने एक पिस्टन लेके इसको दबा दिया तो इसका प्रेशर बढ़ के कितना हो गया, इसका प्रेशर बढ़ के हो गया P डैश। तो इसका प्रेशर बढ़ के हो गया P डैश। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल फ्लूइड के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है, तो यहाँ का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ के, यहाँ का प्रेशर भी बढ़ के क्या हो जाएगा, P डैश। अब देखो यहाँ का प्रेशर है P डैश, तो P डैश इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे हम लोगों ने कितना फोर्स लगाया था, F, मान लो F1, और यहाँ का एरिया छोटू वाला है तो इसको मैंने नाम दे दिया A1। तो P डैश इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। लेकिन यहाँ पे तो एरिया बहुत ज्यादा है और प्रेशर जो होना है वो सेम होना है, सेम टू सेम होना है। तो देखो P डैश और P डैश, यहाँ छोटा तो फोर्स भी यहाँ पे छोटा, यहाँ पे एरिया बड़ा तो यहाँ पे फोर्स भी क्या आ जाएगा,
बड़ा फोर्स आ जाएगा, तभी तो वहां पे पी डैश और यहाँ पे पी डैश सेम होगा। तो अपने आप आपको फोर्स ना यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा। तो F2 जो होता है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होता है किससे, F1 से। और अगर आपको बोलेगा कि हमने, मतलब अगर आपको रेशियो पूछेगा, तो देखो एरिया आप जितना ज्यादा बड़ा लोगे, पी डैश को इक्वल लाने के लिए F2 की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। मैं बता रहा हूं, जैसे कि मान लो यहाँ का जो एरिया है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ का जो एरिया है वो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ का जो प्रेशर है मान लो वो है कितना, यहाँ का प्रेशर है मान लो 10 यूनिट होगा ये। एरिया इज इक्वल्स टू F1 अपॉन, ये कितना हो गया 5, यहाँ का एरिया है 5, तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे देखो पी डैश कितना है 10, तो यहाँ पे भी हमको 10 लाना है। तो 10 इज इक्वल्स टू एरिया कितना है 50, तो यहाँ पे F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 500 न्यूटन। F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 न्यूटन। आ गया, कोई रेस्ट नहीं ले रहा है वो। तो F2 कितना आ जाएगा 500 न्यूटन। तो देखो एरिया जितना ज्यादा होगा, सोचो एरिया अगर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो फोर्स भी कितना मिलता हमको, 5000 न्यूटन मिलता। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल। वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, वो पास्कल्स लॉ पे वर्क करती है। 1 मार्क का क्वेश्चन कि वो पास्कल्स लॉ पे काम करती है। पास्कल भी ने क्या बताया था, अगर ग्रेविटी को इग्नोर कर दो तो फ्लूइड के हर पॉइंट पे प्रेशर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है भैया, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम है, हमने पास्कल की बात मान ली। लेकिन प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ का फोर्स अपॉन यहाँ का एरिया। यहाँ पे भी सेम प्रेशर है, तो यहाँ का फोर्स अपॉन यहाँ का एरिया। तो सोचो अगर यहाँ पे एक बड़ी सी कार रखी है, उसको उठाने के लिए आपको वहां पे थोड़ा सा बस फोर्स लगाना पड़ेगा और आप कार को उठा सकते हो। ठीक है, बस फर्क इतना रहता है कि यहाँ पे ना आपको ना बहुत दूर तक के इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, तब ये हल्का सा थोड़ा सा ऊपर उठेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहां से लेके यहां तक का इतना सारा फ्लूइड जब डिस्प्लेस होगा, सेम फ्लूइड यहाँ पे आएगा, तो देखो इसकी विड्थ ज्यादा है तो हल्का से इसको ऊपर उठा पाएगा, है ना। जैसे कि देखो एक गिलास में आपने पानी लेके रखा हुआ है, तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उसी को आपने थाली में डाल दिया तो देखो उसका एरिया ज्यादा हो गया, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि सेम वॉल्यूम है। तो वहां पे बहुत ज्यादा नीचे तक ले जाओगे तब यहाँ पे हल्का सा उठेगा, लेकिन कम फोर्स लगाने पे उठ तो गया। इसी प्रिंसिपल पे हमारी कार का जो जैक होता है ना, वो भी काम करता है। आपने देखा है ऐसे ऐसे करके उसको बस दबाते रहते हैं, धीरे धीरे वो बात करते करते दबाता है, और आपकी 2000 किलोग्राम की कार ऊपर उठ जाती है, क्योंकि वहां पे उसको कम फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास्कल भैया का लॉ था। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड कॉलम, इसका डेरिवेशन आता है। प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड कॉलम, फ्लूइड कॉलम। यानी कि देखो ये मेरे पास में एक गिलास है, गिलास में ना यहाँ तक के पानी भरा हुआ है, ये देखो पूरा पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। इसमें पानी जो भरा हुआ है वो h हाइट तक के भरा हुआ है, और जो पानी है उसकी जो डेंसिटी है वो है रो, और ये अर्थ पे रखा हुआ है। अर्थ के लिए ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी। ये 3 चीजें मुझे पता है। तो मुझे बताओ इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा। ये एक फ्लूइड का कॉलम है, तो फ्लूइड के कॉलम के कारण यहाँ पे प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होता है, रो जी एच। फ्लूइड के कॉलम के कारण प्रेशर कितना होता है, रो जी एच, रो जी एच। आप स्विमिंग पूल में जाओगे, 1 मीटर नीचे से चले जाओगे, आपके ऊपर प्रेशर कितना होगा, पानी की डेंसिटी इंटू जी इंटू 1, क्योंकि आप 1 मीटर नीचे गए। तो मतलब आप पानी में जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाता है, बढ़ रहा है, क्योंकि चारों तरफ से आपको पानी दबा रहा है, आपके ऊपर इतना सारा पानी वो आपको दबा रहा है। तो आप यहाँ पे बैठे हुए हो, अगर मैं आपके ऊपर, अगर मान लो कॉटन ही रखता जाऊं, रुई जो इसको बोलते हैं कपास, रखते जाऊं रखते जाऊं रखते जाऊं, अगर बहुत हाइट तक के ले जाऊंगा, उसका भी तो कुछ वजन है, आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना। वैसे पानी में भी जैसे जैसे नीचे जाओगे आपके ऊपर पानी बढ़ता चला जा रहा है, तो वो आपके ऊपर फोर्स लगाएगा, आपके ऊपर जितना भी पानी है। तो ये कितना हो जाएगा, रो जी एच। तो इसी का हम लोगों को डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड कॉलम, इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग। हेडिंग डाल लो। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, लिखिए P इज इक्वल्स टू F अपॉन A। मैं फ्लूइड कॉलम को छोटा सा ऐसा बनाता हूं, एकदम छोटा सा।
तो देखो, अगर ये जो हमारा बीकर है, पहले अगर ये ऐसा खाली होता, एटमॉस्फेयर पर, एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम लोग 0 मान के चलते हैं, ठीक है, तो बताओ यहाँ पे अभी कितना प्रेशर है? 0। एटमॉस्फेरिक को मैंने 0 मान लिया है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है? अभी 0। लेकिन जैसे ही इसमें मैंने फ्लूइड भर दिया, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, और किसके कारण बढ़ा है? वो फ्लूइड के कारण बढ़ा है। फ्लूइड का जो वजन है ना, उसके कारण बढ़ा है। तो जो अगर तुमने यहाँ पे कॉटन भर दिया तो इसको कम प्रेशर फील होगा, लेकिन वहीं पे अगर आपने इसमें सैंड भर दिया तो और ज्यादा प्रेशर फील होगा। तो पूरा खेल किसका है? इसके वजन का खेल है यार। ये जितना वजन नीचे लगा रहा है ना, वही फोर्स डिवाइडेड बाई ये वाला एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी अपॉन एरिया। इसका जितना भी मास है, वेट है, वो पूरा डाउनवर्ड उस पर लग रहा है, तो एम जी अपॉन ए, एम जी अपॉन ए, यहीं से हम लोग करेंगे। तो प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू, अब देखो इसका मास कितना होगा। आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू, बताओ, डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं मास को यहां से क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मैं इस पूरे चैप्टर में ना मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखा करूंगा। क्या ये चीज याद रहेगी? मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहां पे मैं भी लिख देता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और जी तो पहले से था, अपॉन एरिया। अब एक बात बताओ आप, इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम कितना है? जैसे कि देखो, इसमें पानी भरा हुआ है यहां तक के, इस पूरे पानी का वॉल्यूम कितना है? ये वाला एरिया मल्टीप्लाइड बाय ये हाइट, इतना ही तो वॉल्यूम है पानी का। ये देखो, ये वाला एरिया, क्योंकि वो देखो उसका शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल शेप है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इंटू हाइट। ये कितनी हाइट तक के भरा हुआ है? एच हाइट तक के भरा हुआ है जो भी लिक्विड है। तो मैं इसको वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी अपॉन एच, अपॉन एरिया। एरिया से एरिया कट गया, और पी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया? रो जी एच। तो फ्लूइड के कॉलम के कारण कितना प्रेशर आता है? रो जी एच। फ्लूइड के कॉलम के कारण रो जी एच। यानी कि देखो, प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हाइट के ऊपर। अर्थ पे ही हम लोग सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, इसलिए मैं जी को मानूंगा कि हम लोग अर्थ पे ही हैं। तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक रो पे और एक एच के ऊपर। तो यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे मैंने दो कॉलम्स लेके रखे हैं, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। इसके अंदर में भरा हुआ है हमारा क्या? H2O, और इसके अंदर में सेम हाइट तक के भरा हुआ है हमारा Hg। इसमें है प्रेशर यहाँ पे P1, और इसमें है यहाँ पे प्रेशर P2। बताओ P1 बड़ा होगा कि P2 बड़ा होगा? क्यों P2? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। प्रेशर क्या होता है? रो जी एच। दोनों के लिए एच सेम है, जी सेम है, लेकिन डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? मरकरी की। तो देखो, ये कितना है? रो जी एच, रो ऑफ वाटर, एच तो दोनों के लिए कॉमन है, और इसके लिए क्या है? रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच। तो आप जानते हो इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये जो होगा ना P2, ये ज्यादा होगा। अब मुझे को एक और चीज का एग्जांपल का आंसर देना, कि देखो ये है, इसमें मैंने रखा हुआ है क्या? वाटर। वाटर इस हाइट तक के भरा हुआ है, और इसमें मैंने रख दिया है दूसरा वाला जो एक बीकर है, उसमें मैंने रख दिया है इतना चौड़ा, और इसमें भी सेम हाइट तक के वाटर है, सेम हाइट तक वाटर है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो है P1, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो है P2। तो बताओ P1 बड़ा होगा या P2 बड़ा होगा? सेम होगा, क्योंकि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे। भाई तुमने कितनी हाइट तक के पानी भरा है? एच। तुमने कितनी हाइट तक के पानी भरा है? एच। दोनों पानी मतलब दोनों का डेंसिटी सेम होगा। तो प्रेशर एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2। अगर इसमें आपको कैसे भी उलझाने की कोशिश करे, अगर बोले कि ये ऐसा है फ्लूइड कॉलम, इसमें ऐसा ऐसा पानी भरा हुआ है, अगर फ्लूइड कॉलम हमारा ऐसा है, इसमें देखो सेम हाइट तक के पानी भरा हुआ है, अगर हमारा फ्लूइड कॉलम ऐसा है और उसमें भी सेम हाइट तक के पानी भरा हुआ है, सेम हाइट तक के पानी भरा हुआ है, या हमारा फ्लूइड कॉलम ऐसा है, इसमें भी सेम हाइट तक के पानी भरा हुआ है, तो देखो ये है .1, .2, .3, .4। P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3 इज इक्वल्स टू P4।
कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, कितना चौड़ा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्विमिंग पूल में 1 मीटर नीचे जाओगे तो उतना ही प्रेशर फील होगा, आप समंदर में 1 मीटर नीचे जाओगे तो उतना ही प्रेशर फील होगा। उसको फर्क नहीं पड़ता है बाकी बॉडी कैसी है, बस कितनी हाइट तक के पानी है। कितना अच्छा हो गया ये हमारे लिए, बहुत इजी हो गया है ना। तो देखो चारों पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होगा, सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, अभी हमने पास्कल्स लॉ में क्या देखा था, इफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड। अब अगर ग्रेविटी को हमने इग्नोर नहीं किया तब क्या होगा वो देखते हैं। अगर आपने ग्रेविटी को इग्नोर नहीं किया है तो देखो, मैंने ये एक बीकर लेके रखा हुआ है, ये वाला डेरिवेशन आता है एग्जाम में, इसमें ना इस हाइट तक के भरा हुआ है जो भी लिक्विड। यहाँ पे मैं नहीं बना रहा हूं तो गंदा हो जाएगा थोड़ा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बॉडी को सबमर्ज करके रखा हुआ है। ये है वो बॉडी जो मैंने सबमर्ज करके रखी हुई है, ये एक बॉडी सबमर्ज करके रखी हुई है। ये जो है इसका फेस का मैंने नाम दे दिया है 1 और इसका नाम दे दिया है मैंने 2। दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है और दोनों फ्लूइड में डूबी हुई है, तो रो की वैल्यू भी क्या सेम है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ना एक्स हाइट नीचे है, ये वाला जो पॉइंट है, और इसकी टोटल जो हाइट है इस सिलेंडर की वो कितनी है, h। तो देखो इसको चारों तरफ से प्रेशर मिलेगा। अभी पूरी की पूरी बॉटल देखो पानी के अंदर डूबी है, पानी इसमें यहां से प्रेशर लगाएगा, पानी इसमें यहां से प्रेशर लगाएगा, पानी इधर से प्रेशर लगाएगा, पानी इधर से प्रेशर लगाएगा। लेकिन देखो जो प्रेशर इधर से आ रहा है और जो इधर से आ रहा है वो दोनों एक दूसरे को इक्वेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर। तो पॉइंट 1 जो है इसके ऊपर प्रेशर अलग होगा और पॉइंट 2 जो है देखो वो अलग जगह पे है, और जो पॉइंट 2 है वो देखो अलग हाइट के ऊपर है, तो दोनों पे प्रेशर अलग अलग होगा। ये बात मानते हो? तो दोनों में एक प्रेशर का डिफरेंस होगा, दोनों में एक प्रेशर का डिफरेंस होगा। वो प्रेशर का डिफरेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एक में कितना होगा, इतना। देखो इस पॉइंट के ऊपर मैं निकालता हूं प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, रो जी, क्या लिखूं आगे, एक्स, और इसके ऊपर क्या लिखूं, रो जी। इसके ऊपर क्या लिखूंगा मैं, P2 इज इक्वल टू रो जी एच प्लस एक्स। भाई सरफेस से हम लोग हाइट देखते हैं ना, फ्री सरफेस से, तो ये वाला पॉइंट कितनी था, एक्स पे था, और ये वाला कहां पे था, इस पे था। तो रो जी एच प्लस एक्स कितना हो गया। तो देखो फोर्स क्या होगा, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। आप लोग जानते हैं ना प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो देखो यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ऐसा F1, और यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ऐसा F2। मैंने इसकी डायरेक्शन नीचे ही क्यों बनाई, मैंने फ्लूइड की प्रॉपर्टी बताया था, फ्लूइड जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में होगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाएगा। तो देखो इसके साथ में फ्लूइड जो है वो कांटेक्ट में है, फ्लूइड इसके ऊपर है ना, तो इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, वो परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पे भी देखो फ्लूइड इसके साथ कांटेक्ट में है, तो इसके साथ भी तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगाएगा। क्या खुद पे ही फोर्स लगा लेगा क्या फ्लूइड, इसके ऊपर फोर्स लगाने वाला है ना, इसलिए देखो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर F2 और इसके ऊपर लगेगा फोर्स नीचे F1। फॉर्मूला पता है क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, नेट फोर्स, नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू, कौन बड़ा होगा, F2 बड़ा होगा या F1 बड़ा होगा, F2 भाई, नीचे ज्यादा प्रेशर है, तो F2 माइनस F1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, P2A माइनस P1A, क्योंकि फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अब देखो प्रेशर का आप लोगों ने फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है, प्रेशर का आप लोगों ने फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है। तो देखो F इज इक्वल्स टू, एरिया मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा, रो जी एच प्लस रो जी एक्स माइनस रो जी एक्स। इसको मैंने ओपन कर लिया इस ब्रैकेट को, P2 माइनस P1 है ना। तो देखो उससे वो कट जाएगा और आपको क्या मिल गया, F इज इक्वल्स टू नेट फोर्स इज इक्वल्स टू A इंटू रो जी एच, मिल गया इतना। या इस एरिया को मैं नीचे ले आया हूं तो क्या मिल जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू रो जी एच, रो जी एच।
एफ इज इक्वल एफ अपॉन ए इज इक्वल टू रो जी एच, यानी कि यहाँ का जो प्रेशर का जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, नेट फोर्स वो था, तो यही क्या देगा हमको, प्रेशर का डिफरेंस देगा। प्रेशर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, रो जी एच। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? ये वाला डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया था। और कुछ इसमें सवाल? इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, या देखो ये इसमें कई बार ये भी पूछता है कि दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना है। तो देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, प्रेशर का डिफरेंस इंटू एरिया। भाई नेट फोर्स है तो ये नेट प्रेशर हो जाएगा, नेट प्रेशर। एरिया से एरिया मर जाएगा और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, इतना नेट है। और देखो अभी हम लोगों ने नेट प्रेशर कितना निकाला है, रो जी एच। ये प्रेशर हमने कितना निकाला है, नेट प्रेशर रो जी एच। तो मैं इसको लिख सकता हूं रो जी एच इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच। ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई है, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, इस पे प्रेशर प्लस रो जी एच। यहां से यहां तक के प्रेशर कितना चेंज हुआ है, रो जी एच ही तो चेंज हुआ होगा। तो पॉइंट 2 पे प्रेशर कितना है, पॉइंट 1 पे प्रेशर प्लस रो जी एच, क्योंकि ये वाला पॉइंट ना इससे एच हाइट नीचे पे है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, बाइंड फोर्स। तो चलो बाइंड फोर्स, बी ओ, बायंसी। बायंसी क्या होता है कि किसी भी फ्लूइड में जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को डुबाते हैं तो वो चारों तरफ से उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। और फोर्स लगा रहा है, जैसे कि देखो एक आपने प्लास्टिक की बॉल ली, उसको आपने पानी में डुबाया, तो उसके ऊपर चारों तरफ से क्या आता है, प्रेशर आने लगता है। और आप जानते हो नीचे वाला प्रेशर तो हमसे ज्यादा होता है, तो वो क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ धकेल देता है, उसको वो ऊपर की तरफ धकेल देता है और बॉडी क्या है, ऊपर की तरफ चले जाती है। इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बायंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, बायंसी। बायंसी क्या रहता है, ये एक नेट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स रहता है। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, हमेशा अपवर्ड रहेगी। बायंसी फ्लूइड लगाता है बॉडी के ऊपर, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा अपवर्ड होती है। तो इसका मतलब हर बॉडी को तो फिर ऊपर तैरना चाहिए। ये बायंसी फोर्स ना एक लिमिटेड अमाउंट में लगता है कि एक बॉडी के ऊपर इतना लगेगा। देखो ये एक, मान लो थर्मोकोल का पेन है, थर्मोकोल का पेन है, अगर इसको मैं पानी में डुबाऊंगा तो क्या होगा, पानी इसको ऊपर कर देगा। लेकिन सोचो अगर ये पूरा आयरन से बना हुआ है, स्टील का है ये, क्या इसको भी पानी उठा पाएगा, नहीं, क्योंकि पानी एक लिमिटेड अमाउंट में बायंसी फोर्स लगाता है। लेकिन इसका वेट इतना कम है ना कि ये नीचे इस जो फोर्स लगा रहा है, इसका वेट जो है वो नीचे फोर्स लगा रहा है, लेकिन पानी ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये पानी में फ्लोट कर जाता है। लेकिन अगर ये स्टील का बना होता तो इसका वेट यानी कि डाउनवर्ड फोर्स इतना ज्यादा होता कि पानी के अपवर्ड बायंसी फोर्स से बहुत ज्यादा हो जाता, तो ये पानी में डूब जाता। तो पूरा खेल है कि बायंसी फोर्स तो फिक्स है, इसका वेट अगर ज्यादा होगा तो डूब जाएगा, अगर इसका खुद का वेट कम होगा तो ये तैर जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए आपने देखा होगा कि जो स्टील के शिप वगैरह होते हैं थोड़ा सा पानी में डूबे रहते हैं, लेकिन अंदर से वो कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं। अगर उसी को आपने, जो स्टील का आपका जहाज है, अगर उसी को आपने एक बॉल बना के पानी में डाला, वो तो पानी में डूब जाता है। तो अपन उसका रीजन देखेंगे कि बायंसी फोर्स कितना ऊपर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, बायंसी फोर्स। नेक्स्ट है हमारा बायंसी फोर्स। तो बायंसी में हमने देखा था एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, बायंसी में हमने देखा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि पानी जो है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, या कोई भी जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है, अपवर्ड फोर्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायंसी फोर्स कहते हैं। ठीक है, समझ गया मैं कि ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मुझे चाहिए उसकी वैल्यू कितना फोर्स लगा रहा है। आपको वैल्यू चाहिए ना उस फोर्स की कि वो कितना फोर्स ऊपर लगा रहा है। तो भैया ये जब पानी के अंदर जाएगा तो पानी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा या नहीं। तो जो इस क्लास में पूरे बच्चे बैठे हुए हैं, अगर मैं इस क्लास में एक हाथी को ले आया, आप लोग यूनिफॉर्मली बैठे हुए थे, जैसे जैसे हाथी अंदर आएगा आप लोग हटते जाओगे, और उसने क्या किया, आप सबको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो उसने इस क्लास में एक बड़ा सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया।
उस वॉल्यूम में कितने बच्चे, उस एरिया में कितने बच्चे बैठ सकते थे? 50 बच्चे बैठ सकते थे। तो वैसे ही जब कोई भी बॉडी किसी भी फ्लूइड के अंदर जाती है तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम को डिस्प्लेस करती है। ये कितने पानी को डिस्प्लेस करेगी, उसका जो वेट होता है, वेट की यूनिट क्या होती है? वो तो मास की यूनिट होती है। वेट, वेट क्या होती है? वेट की यूनिट आयुष? न्यूटन। पता है तो बोला करो ना जोर से। वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मास क्या होता है? एम। और वेट क्या होता है? एम इंटू जी। वेट एम इंटू जी। हम लोग कितनी बार लगाएं कि एक बॉडी है, इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना वेट होगा इसका? आप लोग क्या बोलते हो? वेट कितना होगा? एम जी। एम जी। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम इंटू ए टाइप का दिख रहा है ये। एम इंटू ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम इंटू ए क्या होता है? फोर्स। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो देखो, पानी का जो भी वॉल्यूम यहां से डिस्प्लेस हुआ है उसका कुछ तो वेट रहा होगा। कितना वेट रहा होगा इस पानी का? 3 न्यूटन। तो इस बॉडी के ऊपर पता है 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है। अब देखो, मेरे पास एक ही बहुत बड़ा कंटेनर है, इसमें ना मेरे पास एक बलून है। आप हवा का मास ना इग्नोर कर देना। हवा में कोई भी मास नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। अब देखो, हमारे पास ना एक ये बलून है, ये एक बलून है, ये ऐसा, अभी ये इन्फ्लेटेड है। अभी ये इन्फ्लेटेड है, इसमें कुछ भी हवा नहीं भरी हुई है। जब मैं इसको इसमें डिस्प्लेस करूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा, देखो मैंने इसको ना हाथ से ये सब दबा के पकड़ के रखा हुआ है। अभी ये इसके ऊपर, इसका उसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया पानी का? नेग्लिजिबल अमाउंट। चलो मान लो इसने कितना डिस्प्लेस किया? 0.01 न्यूटन पानी को सरका दिया, उसको उसकी जगह से हटा दिया है। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा? 0.01 न्यूटन। लेकिन अगर आपने इसमें हवा फिल कर दी है, इसमें हवा फिल कर दी है और इसको थोड़ा सा फुला दिया है, तब देखो इसका, इसने अब ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे इसने कितने वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया था? थोड़े से वॉल्यूम को। थोड़े से वॉल्यूम का वेट भी थोड़ा सा रहा होगा। यहाँ पे देखो, इसने ज्यादा वादा पानी को डिस्प्लेस कर दिया है। कितने पानी को डिस्प्लेस कर दिया? इसने 2 न्यूटन पानी को डिस्प्लेस किया। तो पता है इसके ऊपर फोर्स भी कितना लग रहा होगा? 2 न्यूटन। जितना मास या जितना वेट आप पानी का डिस्प्लेस करते हो, उतना ही आपके ऊपर बाइंड फोर्स लगता है। अब इसी बलून को मैंने और फुला दिया और इसको इतना बड़ा बना दिया, तो इसने अब ज्यादा पानी को डिस्प्लेस किया है, हटा दिया है। आप देखना, जब भी आप किसी बॉडी को पानी में डुबाएंगे तो पानी का लेवल अप हो जाता है ना। पानी डिस्प्लेस हो गया है अपनी जगह से। कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है? जितना इसका खुद का शेप होगा उतना ही शेप पानी का अलग हो गया, उसका हम लोग वेट निकाल सकते हैं। तो इसने कितना पानी डिस्प्लेस किया होगा? मान लो 15 न्यूटन पानी को इसने हटा दिया, तो इसके ऊपर बायनेंसी फोर्स भी कितना लग रहा होगा? 15 न्यूटन। तो आर्किमिडीज का एकदम सिंपल सा प्रिंसिपल है कि कोई भी बॉडी जब किसी फ्लूइड में इमर्स करते हैं आप या डुबाते हैं, तो उसके ऊपर एक बायनेंसी फोर्स लगता है। और वो बाइंड फोर्स कितना होता है? उस बॉडी ने जितना पानी डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर, उसके वेट के बराबर। कितना क्लियर है? तो यही है हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ये भी पूछता है, इसका मैंने अच्छे शब्दों में लिखवा चुका है आप लोगों को, डेफिनेशन मतलब स्टेटमेंट जो भी है। ठीक है। तो कितना लगता है इसके ऊपर? कितना फोर्स लगता है? अभी बताया ना, जितना बॉडी जितना भी वेट ऑफ द लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, जितने भी पानी को हटाएगी, उतने पानी का वेट ही क्या होगा? उतना ही उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है। क्या लिखा था हम लोगों ने? बताओ तो, स्टेटमेंट उसका पूरा पढ़ो। इज इक्वल टू द फ्लूइड डिस्प्लेस। तो देखो, अगर इस बॉडी ने इतना, अगर ये जो बॉडी है, अगर वो पानी में फ्लोट कर रही है, तो देखो उसने जितना डूबी हुई है उतने ही पानी को तो डिस्प्लेस किया है। तो जितने पानी को वो डिस्प्लेस करेगी उतना ही उसके ऊपर में फोर्स लगेगा। कितना क्लियर है? तो देखो, कोई चीज डूबती कैसे है और कोई चीज तैरती कैसे है वो देखते हैं। मैंने ना एकदम हल्की सी एक बॉटल ले लिया, देखो ये प्लास्टिक की बॉटल है,
इसमें पानी नहीं भरा हुआ है, इसको मैंने टाइटली बंद किया और इसको पानी के अंदर डुबा दिया। क्या लगता है इस पानी की बोतल के साथ क्या होगा? जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा ये ऊपर आ जाएगी। और क्या ये पूरी इतना ऊपर आ जाएगी? नहीं, ये इतनी ऊपर रहेगी। ये देखो इतना ऊपर रहेगी और इतना नीचे डूबी हुई रहेगी। ऐसा कैसे होगा? ऐसा इसलिए होगा, यहाँ पे देखते हैं। इस बोतल को मैंने पहले पानी के अंदर पूरा डुबा दिया। ये देखो ये पानी के अंदर मैंने इसको पूरा डुबा दिया। अब इसने क्या यहाँ पे कोई पानी डिस्प्लेस किया है? हाँ, पानी के अंदर है तो पानी को डिस्प्लेस किया है। तो क्या इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा पानी के द्वारा? लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। बाइंसी फोर्स हमेशा ऊपर होता है। आप किसी भी चीज को डुबाओ ऊपर आती है ना। ये फोर्स कितना होगा? जितना इसने पानी को डिस्प्लेस किया है। ये पता है इसके अंदर कितना पानी आता है? इस बोतल में कितना पानी आता है? 1 लीटर। और 1 लीटर पानी का वजन कितना होता है? 1 kg। तो सोचो इसने 1 kg पानी को डिस्प्लेस कर दिया है। और 1 kg पानी, मास कितना डिस्प्लेस किया है इसने? 1 kg। और 1 kg पानी का वेट कितना होगा? 10 न्यूटन। क्योंकि वेट हम लोग कैसे निकालते हैं? mg से वेट निकालते हैं ना। तो अभी g को मान लो 10, तो टोटल इसने कितना पानी डिस्प्लेस किया है? 10 न्यूटन। तो इसके ऊपर फोर्स भी कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। लेकिन ये बेचारी बॉटल, इसका खुद का वजन कितना है? खाली बॉटल का वजन कितना होगा? क्या 1 किलोग्राम होगा? नहीं, मुश्किल से कितना होगा? 200 ग्राम होगा, यानी 0.2 किलोग्राम। तो इसका खुद का वजन जो है ना वो है 0.2 किलोग्राम। 0.2 किलोग्राम है तो इसका वेट कितना हो गया? 2 न्यूटन। तो ये बेचारी खुद से लगा रही है नीचे 2 न्यूटन और पानी लगा रहा है 10 न्यूटन। तो पता है क्या होगा? ये थोड़ा सा ऊपर को जाके ऐसा सेटल हो जाएगी। ये 10 न्यूटन, वो 2 न्यूटन, फाइनली कहां चली जाएगी? ये ऊपर। सोचो अगर ये 2 न्यूटन की बजाय, अब मैंने इसको प्लास्टिक के बजाय ना किसी और मटेरियल से बनाया जिसका वजन 200 ग्राम नहीं है, जिसका वजन कितना है? 400 ग्राम है, यानी कि 0.4 kg। तो पता है क्या होगा? वो जो बॉटल होगी वो और नीचे तक के जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स लगा रही है। अगर मैंने इसको बना दिया स्टील की बॉटल, फॉलो है? अभी भी इसका वजन कितना होगा? m इज इक्वल टू 0.9 kg मान लो। एकदम पतली सी बॉटल है, एकदम पतली सी शीट की। तो पता है ये कितना इतना डूबी हुई होगी, पर अभी भी तैर रही होगी। लेकिन अगर इस बॉटल के अंदर मैंने पानी भर दिया तो देखो 0.9 kg तो खुद बॉटल का वजन है, और उसके अंदर 1 लीटर पानी और चला जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन। तो बॉटल क्या हो जाएगी? सिंक कर जाएगी, क्योंकि उसने खुद ने ज्यादा वेट लगा दिया। और पानी तो देखो बेचारा कितना लगा रहा था, हमेशा से 10 न्यूटन। वो सिर्फ ये देखता है कि इसने कितना डिस्प्लेस करी पानी को। इसने 10 न्यूटन पानी को डिस्प्लेस करी, 10 न्यूटन फोर्स लगेगा, चाहे खाली हो चाहे भरी हो। ठीक है। अब खुद का उसका वजन है नहीं तो ऊपर चली जाएगी, खुद में अगर वजन होगा तो नीचे आ जाएगी। तो यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। इसको आप लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या समझेंगे कि अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तब क्या होगा? बॉडी की डेंसिटी बहुत कम है तो बॉडी जो है ना ऊपर फ्लोट करेगी। अगर बॉडी की जो डेंसिटी है वो है इक्वल टू द लिक्विड, इक्वल टू द लिक्विड, तो पता है सरफेस के जस्ट नीचे ये ऐसे फ्लोट करती रहेगी, और नीचे भी नहीं जाएगी, क्योंकि जैसी नीचे जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा, वो उसको ऊपर ही ढकेल देगा। अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तब क्या होगा? ये नीचे सिंक कर जाएगी। पूरा खेल उसकी डेंसिटी का है। लकड़ी की बॉडी है, ऊपर तैरेगी। अगर सेम डेंसिटी की बॉडी है तो फ्लोट करेगी, और अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे डूब जाएगी। तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अगर आपको पूछेगा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन तो आप ये डायग्राम बना के और ऊपर में डेंसिटी के बारे में लिख देना, दैट्स इट। इसके बाद लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इसके बाद हमने क्या देखा था? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड। सोचो एक नदी है जिसमें पानी बह रहा है, आपको उसमें नाव चलाना है, चला पाओगे? बड़े आराम से चला पाओगे। लेकिन सोचो एक ऐसी नदी जिसमें शहद बह रहा है, उसमें आप नाव चला पाओगे? नहीं। अगर देखो, आप जानते हो ना कि जो एयर है वो भी एक फ्लूइड है। यहाँ जो एयर है वो फ्लूइड है, आप इसमें दौड़ पा रहे हो?
बड़े आराम से। सोचो अगर पूरा पानी भरा हो और आपको दौड़ना हो, क्या आप उसी स्पीड से दौड़ पाओगे? नहीं। मतलब अलग अलग फ्लूइड ना अलग अलग रेजिस्टेंस लगाता है। और सोचो अगर इस पूरे रूम में अगर हनी भरा हो, तो पानी से भी कम स्पीड में आप तो एकदम स्लो मोशन में ऐसे ऐसे करके पैर उठाओगे। तो हर फ्लूइड एक अलग टाइप का रेजिस्टेंस लगाता है, और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ना हर फ्लूइड के लिए एक कोफिशिएंट है, जिसके लिए वो कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा, मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा, मतलब वो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस करेगा। पानी की बोतल है, ढक्कन को खोलो, ऐसे करो, पूरा पानी गिर जाता है। उसकी जगह पे अगर आप रखोगे हनी, तो उसको गिरने में ज्यादा टाइम लगेगा, उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है। उसकी जगह केचप रख दोगे तो वो तो निकलता ही नहीं, उसको ठोकना पड़ता है पीछे से, तब जाके वो गिरता है, तो उसकी विस्कोसिटी तो और ज्यादा है। ठीक है। तो विस्कोसिटी कहीं कहीं हमारे लिए डिजायर्ड होता है और कहीं कहीं डिजायर्ड नहीं होता है। जैसे कि आपकी गाड़ी के जो इंजन पार्ट्स हैं, आप चाहते हो ना उनके ऊपर ऑयल की हमेशा एक परत लगी रहे, ताकि ना वहां पे वियर एंड टियर कम से कम हो। तो आप उसमें ना ज्यादा विस्कस उस ऑयल को देखना, ऐसे छू के एकदम चिपचिपा सा होता है, ताकि वो उसके ऊपर आराम से चिपका हुआ रहे। तो कई जगह हमको विस्कोसिटी चाहिए और कई जगह हमको विस्कोसिटी नहीं चाहिए। तो देखो, विस्कोसिटी को हम लोग कैसे बताएंगे कि विस्कोसिटी को हम लोगों को ऐसे तो समझ गए, लेकिन हम उसको मैथमेटिकल मॉडल में भी समझाएंगे। तो देखो, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि एक जो फ्लूइड है ना, वो उसके ये मॉलिक्यूल्स है, ये उसके मॉलिक्यूल्स की सबसे नीचे वाली लेयर है, ये उसके मॉलिक्यूल्स की उससे भी ऊपर वाली लेयर है। ऐसे करके ना फ्लूइड की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और इन लेयर्स के फॉर्म में ना पूरा का पूरा फ्लूइड ऐसे शिफ्ट हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो सोचो यहाँ पे पूरे ऐसे के ऐसे ये बने हुए हैं। ये देखो पूरी फ्लूइड की लेयर है, ऐसी करके ये फ्लो कर रही है। अब सोचो अगर ये फ्लूइड की लेयर जो है ऐसी फ्लो कर रही होती, ऐसी फ्लो कर रही होती, ये फ्लूइड की लेयर, ये पूरी फ्लूइड की लेयर ऐसे करके फ्लो कर रही है। अगर मैंने यहाँ पे एक प्लेट रख दी, अगर मैंने यहाँ पे एक प्लेट रख दी ऐसे करके, अब देखो क्या होगा, ये जो फ्लूइड की लेयर है और ये जो है, इनके बीच में फ्रिक्शन होगा। अगर फ्रिक्शन होता है तो वो स्पीड को क्या कम करने की कोशिश करती है? कम करने की कोशिश करती है। तो ये सारी लेयर्स जो पहले सेम स्पीड से आगे जा रही थी, इस प्लेट ने इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस लगाया, उसके कारण इस प्लेट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम। अब इसकी स्पीड कम हो गई, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो ये उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी, ये उसकी स्पीड, ये उसकी स्पीड, ये उसकी स्पीड। तो लेयर्स के बीच का जो फ्रिक्शन होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स कहते हैं। ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है, जो कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं दो फ्लूइड की लेयर ले लेता हूं। एक मान लो ये वाली लेयर ले लिया मैंने, और एक मैंने ये वाली लेयर ले लिया। ये बताओ, नीचे है हमारी लेयर नंबर 1 और है हमारी लेयर नंबर 2। अब बताओ दोनों की स्पीड सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी, क्योंकि देखो ये इसको रोकेगा, वो उसको रोकेगा, वो उसको रोकेगा। एक साथ देखो 8-10 ऐसी बुक रखी हुई है, आप नीचे से दूसरी तीसरी नंबर की बुक को निकालो, तो देख रहा हूं उसके जस्ट ऊपर वाली थोड़ा ज्यादा आगे आती है, उसके ऊपर वाली थोड़ा सा कम आगे आती है, उसके ऊपर वाली थोड़ा सा और कम आती है। तो उनकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे भी इनकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। ये इसको पता है, कंप्लीटली रोक लेती है। फ्लूइड मैकेनिक्स में ये हमारा एजम्पशन है कि ये इतना फ्रिक्शन लगाती है कि ये लेयर यहाँ रुक जाती है। तो सोचो ये रुक गई तो ये क्या करेगी? इसकी स्पीड 0 हो गई, तो ये इसकी स्पीड को 10% कम कर देगी, या बहुत ज्यादा कम कर देगी, ये उसकी स्पीड को और कम कर पाएगी, और कम कर पाएगी, और कम कर पाएगी। तो इसकी वेलोसिटी जो होगी ना, वो होगी कम, और इसकी वेलोसिटी होगी उससे थोड़ी सी ज्यादा। समझ पा रहे हो? पहले सारी की सारी फ्लूइड जो लेयर थी वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी। इसने तो इसको कंप्लीटली रोक लिया, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0। इसने इसकी स्पीड को कितना कर दिया? पहले ही 100 की स्पीड से जा रही थी, अब उसकी स्पीड को कर दिया 10। अभी तो खुद 10 से जा रही है ना, तो इसको क्या करेगी? 20 से जाने देगी। ये खुद 20 से जा रही है तो किससे जाने देगी? 30 की स्पीड से, ऐसे करके ये जाएगी 50 की स्पीड से। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, वैसे वैसे फ्लूइड की लेयर की स्पीड क्या हो रही है? वो भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने बताया कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो भी फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। अब आप सोचो, पानी की लेयर है, उसके ऊपर आपने कागज का एक छोटा सा टिश्यू बिछाया और उसको खींचने की कोशिश करो, बड़े आराम से खींच लो।
अगर उसी टिश्यू को आपने बहुत बड़ा बनाया, उसको खींचने की कोशिश करो, एरिया बड़ा, विस्कस फोर्स बढ़े। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया के ऊपर। और फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीड के ऊपर। उसी को अगर आप धीरे धीरे खींचने की कोशिश करोगे ना, आप आराम से खींच लोगे। अगर बहुत तेजी से खींचने की कोशिश करोगे तो देखो फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो, चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, ये एक्सपेरिमेंटली किया गया हुआ है कि आप जितना ज्यादा, अभी देखो इन दोनों के बीच में स्पीड का ज्यादा डिफरेंस नहीं था, अगर आप इसको बहुत स्पीड से लेके जाना चाहते हो तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो सेम हाइट पे आप ज्यादा स्पीड चाहते हो, देखो अगर ज्यादा स्पीड चाहते हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स ना इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने बोल दिया ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहां से देखो हम लोग अब इंट्रोड्यूस करेंगे एक कोफिशियंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं ईटा, ए डी यू बाई डी वाई। यहाँ पे ये जो ईटा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। तो आपको पूछेगा डिफाइन द विस्कोसिटी, तो वो हम लोगों ने सब कुछ लिख लिया है। विस्कोसिटी टर्म कहाँ से आया है? यहाँ से आया है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इज इक्वल्स टू टाउ ईटा ए इंटू डी यू बाई डी वाई। इस एरिया को जब हम इधर लेके चले जाएंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फोर्स कैसा लगा रहे हैं हम लोग? टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। मैंने बोला ना, आपने एक टिश्यू पेपर बिछाया, उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, देखो शियर फोर्स लगा रहे हो आप, टेंजेंशियल फोर्स। तो शियर फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बन जाता है? शियर स्ट्रेस बन जाता है। ये लिखवाया था क्या? बस फोर्स तक के लिखवाया था ना, तो यहीं तक के देखो। तो ये हम लोगों के पास एक फॉर्मूला आ गया कि जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? ईटा इंटू ए इंटू डी यू बाई डी वाई। मैं सारी चीजों को एक बार फिर से समझा रहा हूं यहाँ पे कि देखो, पानी के ऊपर ये मैंने एक शीट को रखा और इसको मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, पानी पूरा इसके नीचे है। तो देखो, इसके साथ जो पानी की लेयर है उसके साथ कांटेक्ट में, तो पता है सेम स्पीड में चलेगी। अब इसके साथ जो लेयर कांटेक्ट में थी, उसके नीचे भी तो एक लेयर थी, तो उसके ऊपर वाली लेयर जो इसके साथ कांटेक्ट में है, वो अपने नीचे वाली लेयर को बोलेगी चलो तुम भी मेरे साथ चलो। उसके नीचे वाली लेयर को उससे ऊपर वाली लेयर बोलेगी चलो तुम मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? पहला, जितना ज्यादा इसका एरिया होगा, एरिया ज्यादा तो फोर्स ज्यादा लगाना है। और दूसरी चीज, अगर मैं ज्यादा स्पीड से खींचना चाह रहा हूँ तो भी मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो एरिया पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। हमने एक वहां पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और मिल गया हमको क्या? विस्कोसिटी। यहां से देखो विस्कोसिटी, ये फोर्स है, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इज इक्वल टू, इसकी तो हमें डायमेंशन निकालना है। एरिया क्या क्या होता है? मीटर स्क्वायर। डी यू बाई डी वाई, यू क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। तो देखो वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकंड। नीचे क्या है? हाइट। डी यू बाई डी वाई समझ में आ रहा है ना? इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस डी यू, और इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस क्या है? डी वाई। यानी कि मैं अगर 3 सेंटीमीटर ऊपर जाता हूं तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा मिलती है। ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो देखो हाइट है ये, कितना ऊपर जा रहे हो या कितना नीचे आ रहे हो, और ये है चेंज इन स्पीड, क्योंकि अलग अलग लेयर की स्पीड अलग अलग। तो देखो यहां से हमको डायमेंशन मिल जाएगा इसका। यहां से हमको क्या मिल गया? ये मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और नीचे में एक और क्या है? मीटर है, ये हाइट का मीटर। तो देखो इससे ये कट गया, ये इधर आ जाएगा, तो इसकी हमको यूनिट मिल जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? पास्कल। प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर। और प्रेशर की एक और यूनिट क्या है? पास्कल। इतना बड़ा बोलने से अच्छा क्या बोल देते हैं हम लोग? पास्कल। तो देखो इसकी यूनिट क्या हो जाती है? पास्कल सेकेंड। ठीक है। उसके बाद ये तो इसकी एसआई यूनिट हो गई। इसकी मैंने सीजीएस यूनिट्स वगैरह भी बताई थी आपको, पॉइस बताई थी, स्टोक्स बताई थी, तो वो सारी यूनिट्स आप लोग उसमें से याद रखेंगे। 1 पॉइस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻⁻⁻, पास्कल सेकेंड, ये भी लिखवाया था। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी। इसके बाद क्या देखा था हमने? स्टोक्स लॉ आया था क्या? अच्छा, बर्नौली का रह गया। चलो इसको फिनिश करने के बाद बर्नौली में चले जाते हैं।
तो इसके बाद हमने देखा था स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, स्टोक भाई साहब ने ये बताया था कि, हाँ बोलो बोलो। अच्छा टॉरिसिली, चलो टॉरिसिली बता देते हैं आपको। क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय मरकरी इन ट्यूब। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि मरकरी एक ट्यूब में लेके आप कैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर आप मेजर कर सकते हो। तो क्या आप लोगों को वो वाला लॉ याद है, पास्कल भाई साहब का लॉ? क्या बोला था उन्होंने? अगर आपने ग्रेविटी को, हाँ वो टेबल पे होगी, सर के टेबल पे, हाँ उसी में ढूंढ लो। अगर आपने प्रेशर ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो वो एक्सपेरिमेंट हमने कैसे किया, ये देखो इसके अंदर ना पूरा मरकरी भरा हुआ है, पूरा का पूरा मरकरी। मैंने एक ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब, और उस टेस्ट ट्यूब की लेंथ जो है ना वो काफी ज्यादा है। मैंने उसको इसके अंदर डुबा दिया ऐसे करके, तो क्या मरकरी इसके अंदर घुस जाएगा? ऑब्वियसली पूरा इसके अंदर मरकरी घुसा हुआ है। अब मैंने इसको अंदर डूबे डूबे क्या किया, ऐसे सीधा खड़ा करने की कोशिश कर दी। तो जब ये मरकरी भरी हुई ट्यूब, जब मैं इसको ऐसे सीधे खड़े करूंगा तो देखो क्या होगा, मरकरी जो है उसके पास खुद का तो वेट है, वो नीचे जाने की कोशिश करेगा ना। लेकिन वो जैसे जैसे नीचे जाने की कोशिश करेगा यहाँ वैक्यूम बनने लगेगा, वैक्यूम, और ये नीचे नहीं जा पाएगा। आप लोग क्या करना, नारियल पानी वाला या बोतल आती है जिसमें पानी आता है, मतलब बच्चे बोतल लेके जाते हैं ना, उस पाइप में आप क्या करना, उस पानी, उसको पानी में डुबाना, उसके एक एंड को बंद करना और उसको बाहर निकालना। देखना उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। या आपने ड्रॉपर देखा होगा, ड्रॉपर, ड्रॉपर को हम उसमें डुबाते हैं किसी लिक्विड में, दबाते हैं तो अंदर की सारी हवा बाहर निकलती है, और जैसे ही छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, वैक्यूम बनाए तो अंदर खींच लेता है। अब उस ड्रॉपर को ऐसे हवा में उठा दो, क्या उसमें से मरकरी लिक्विड गिरता है? नहीं, क्योंकि ऊपर में क्या बना हुआ है, वैक्यूम, वो उसको नीचे जाने से रोकता है। ड्रॉपर का कॉन्सेप्ट यही है। तो देखो यहाँ पे भी मरकरी जो है ना वो चाहता है अपने वजन के कारण नीचे जाना, लेकिन यार जैसे जैसे वो नीचे जाएगा यहाँ पे वैक्यूम बनते जाएगा और वो उसको नीचे जाने से रोक देगा। तो एक सर्टेन हाइट पे जाके ना मरकरी रुक जाता है। अब एक बात बताओ, ये एक पूरा फ्लूइड है, इसका एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट। पास्कल भाई ने क्या बताया था, हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। इस पॉइंट पे कहाँ का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पॉइंट पे भी प्रेशर कितना होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इस पॉइंट पे प्रेशर क्यों आ रहा है, दिख रहा है, इस फ्लूइड के कारण, जो कि कितनी हाइट तक के हैं, एच हाइट तक के हैं। कितनी हाइट तक के हैं ये, एच हाइट तक के। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, रो जी एच, और अल्टीमेटली यही किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब तुमने ये एक्सपेरिमेंट किया है तो तुमको पता है ना कि कितनी हाइट पे जाके रुका है। तुमने एक्सपेरिमेंट किया है तो पता है तुम्हें मरकरी की डेंसिटी कितनी है। जब मरकरी की डेंसिटी यहाँ पे रखोगे और जब ये एच की वैल्यू रखोगे, एच की वैल्यू कितनी आती है, 76 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहाँ की हाइट ना, ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो आप, 76 सेंटीमीटर। तो इसकी जो डेंसिटी है वो 13600 इंटू ये होता है 9.81, इंटू एच कितना आता है इसमें, 0.76। ऐसा करके आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल सकते हो। ये जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कितना आ जाता है, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा करके आप घर बैठे आप लोग प्रेशर मेजर कर सकते हो। ये जो वैक्यूम बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉरिसिलीज वैक्यूम। टॉरिसिलीज वैक्यूम, जो ऊपर में वैक्यूम बना था उसी को हम क्या कहते हैं, टॉरिसिलीज वैक्यूम। और कुछ बताया था कि इसमें, इतना ही था नहीं? हाँ, टॉरिसिलीज फ्लक्स। तो देखो ये टॉरिसिलीज वैक्यूम है, जो ऊपर में वहां पे वैक्यूम बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉरिसिलीज वैक्यूम। क्या यहां तक की क्लियर है? इस तरह की से आप क्या मेजर कर सकते हो, एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर कर सकते हो। अब एक चीज पूछेगा कि यहाँ पे हमने मरकरी का ही क्यों यूज किया, पानी का यूज क्यों नहीं किया? यहाँ पे प्रेशर कितना होना है अल्टीमेटली, इक्वल टू
एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे प्रेशर आ किसके कारण रहा है, इसके कारण आ रहा है। तो देखो मरकरी था तो उसने 76 सेंटीमीटर में उतना प्रेशर ला दिया, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर पानी की डेंसिटी रखते, पानी को रखते तो पानी की डेंसिटी, तो उसमें पता है मरकरी का इसका सॉरी ट्यूब कितना ऊपर रखना पड़ता, 10 to the 10.3 मीटर। सेम प्रेशर पानी से आप क्रिएट करना चाहते हो तो कितनी हाइट तक के पानी को भरना पड़ेगा, 10.3 मीटर। क्या कांच कितनी बड़ी ट्यूब बना पाओगे, बना तो लोगे। क्या कमरा हमारा 10.3 मीटर हाइट का होता है, नहीं। ये कितनी हाइट का, 3 मीटर का है ये कमरा। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए पानी सुटेबल नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, मरकरी। पूछेगा मरकरी क्यों यूज किया, तो पानी सॉरी मरकरी की हाई डेंसिटी के कारण कम हाइट में ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचीव हो जाता है, इसलिए हमने मरकरी का यूज किया। कोई और अच्छी डेंसिटी वाला लिक्विड होता तो हम उसको भी यूज कर लेते, लेकिन सबसे हाईएस्ट डेंसिटी का लिक्विड यही हमको मिलता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या देखा था हमने, स्टोक्स लॉ देखा था। क्या क्या देखा था वो बताते जाना, स्टोक्स लॉ। इसके बाद देखो हमने देखा था स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ किसके लिए वैलिड है, ये स्पेरिकल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, स्पेरिकल बॉडीज। अब होता क्या है, ये एक स्टील की बॉल है, ये जो है ये एक स्टील की बॉल है, इसको आपने किसी फ्लूइड में ड्रॉप कर दिया। अगर ये किसी स्टील की बॉल को आपने किसी फ्लूइड में ड्रॉप किया है, क्या ये जितनी स्पीड से हवा में जा रही है नीचे उतनी स्पीड से उस फ्लूइड में भी जाएंगी, नहीं। पानी में स्लो जाएंगी, मरकरी में डाल दिया तो और भी स्लो जाएंगी, हनी में डाल दिया तो और अलग टाइप से जाएंगी, सॉस में डाल दिया तो और अलग टाइप से जाएंगी। मतलब हर टाइप का फ्लूइड ना इसके ऊपर अलग अलग टाइप का फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो डिपेंड करता है किन चीजों के ऊपर। ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स था ये डिपेंड कर रहा था कि हमारी स्फेरिकल बॉडी की, डिफाइंड ही स्फेरिकल बॉडी के लिए, उस स्फेरिकल बॉडी की रेडियस कितनी है उसके प्रोपोर्शनल। ज्यादा बड़ी रेडियस तो भाई ज्यादा एरिया मिलेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस फोर्स लगा देगा। उसके बाद और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस फ्लूइड की खुद की विस्कोसिटी कितनी है। और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, उसकी बॉडी की वेलोसिटी कितनी। भाई ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा ना तो ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगा, कम वेलोसिटी से जाएगा ना तो बड़े आराम से निकल जाएगा। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो जो नेट फोर्स होता है इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, आर ईटा वी। यहाँ पे फिर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, वो हो जाता है 6 पाई, यही था ना फॉर्मूला, 6 पाई आर ईटा वी। अच्छा, यही था ना। तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये हमने एक फ्लूइड रखा हुआ है, इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो इतनी है, इस फ्लूइड का विस्कोसिटी जो है वो इतना है, इस फ्लूइड की सारी प्रॉपर्टीज आपको दे रखा है। और पूछेगा कि अगर हमने इसमें एक स्फीयर को ड्रॉप किया तो उसके ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। बोल देना सर इसकी रेडियस कितनी है, अच्छा रेडियस दे रखी है। सर इसकी विस्कोसिटी कितनी है, विस्कोसिटी दे रखा हूँ। सर ये गिर रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है, मैं स्पीड भी दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का। अच्छा, इस बॉडी के ऊपर और भी दो फोर्सेस लग रहे हैं, क्या मुझे वो बता सकते हो। हाँ, एक mg लग रहा होगा भाई, जो भी बॉडी उसका खुद का भी तो वेट होगा। तो mg तो नीचे की तरफ लग रहा है, इसको मैं w बोल देता हूं। और एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, बायंसी फोर्स। वेरी गुड, बायंसी फोर्स। तो ये तीन फोर्स मिलके ही ना सब दुनिया चला रहे हैं। बायंसी फोर्स, बायंसी फोर्स किसके इक्वल होता है, कितना लगता है बायंसी फोर्स, हाँ वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। इस बॉडी ने जितना भी वेट ऑफ, जितना भी वाटर को डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर उसके ऊपर क्या लग रहा होगा, बायंसी फोर्स। इसको मैं एफ बी लिख देता हूं। तो देखो ये दोनों लग रहे हैं ऊपर और ये लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है। तो देखो, क्या बॉडी का वेट कम ज्यादा हो सकता है, वो तो वही रहेगा। क्या बॉडी का बायंसी फोर्स कम ज्यादा हो सकता है, नहीं, जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस की उतना ही तो लगेगा। ये दोनों की वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स बढ़ सकता है अगर वेलोसिटी बढ़े। तो पता है वेलोसिटी, भाई वेट इतना ज्यादा है कि ना ये बहुत स्पीड से नीचे जा रहा था, लेकिन उसके कारण ये भी तो बढ़ते जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि दिस इक्वल टू दीज टू, इतनी वेलोसिटी बढ़ गई कि वो इस फोर्स और इस फोर्स के आपस में इक्वल हो गई। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो फिर तो ये जीरो हो जाएगा, फिर से ये ज्यादा।
वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, मोशन तो होता रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा होगा। देखो जैसे कि बहुत, मुझे को पता है कि किसी हाइट से स्पैन को मैं गिराऊंगा तो भाई जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या वर्क कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम सबको एक फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके ऊपर कंटिन्यूअसली g लगा हुआ है तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। देखो एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, ये तो हमने जीरो मान लिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 9.8 इंटू 1। 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 9.8 इंटू 5। तो वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। अगर मैं बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ गया और वहां से स्पैन को मैं ड्रॉप करूं तो इसकी स्पीड तो कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 1000 मीटर पर सेकेंड। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। थोड़ी देर के बाद ना इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ रही है एयर का रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? हमको स्टोक्स भैया ने फॉर्मूला बताया, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। तो देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है, एक टाइम इतना है कि दोनों बराबर हो गए तब ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे जाएगा। अब इसके ऊपर नेट फोर्स नहीं है, जितना नीचे लग रहा है फोर्स उतना ही ऊपर। तो उसके बाद क्या होगा? इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी तो है पर वो चेंज नहीं होगी, ना बढ़ेगी ना तो कम होगी। कितना क्लियर है? तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करेगा उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी ये गिरते हुए जो अचीव करता है उसी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। याद है कि नहीं? आप लोग ना एक बार पढ़ के आया करो, मैंने बोला हूं ना, एक बार ना पेज पलट के आना तो समझ में आएगा आपको। ठीक है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जो मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी को ये अचीव कर पाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। चलो इसको डिराइव ही कर लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी, ये बॉडी जो है नीचे की तरफ आ रही है तो इसका कुछ ना कुछ वेट लग रहा है, इसके ऊपर एक बायंसी फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू बायंसी प्लस फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। ये कितना होता है? m इंटू जी। और ये कितना होता है बायंसी फोर्स? रो जी वी। कैसे रो जी वी आ गई? आप लोगों को पता है ना, फोर्स प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच। प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच। तो प्रेशर अपॉन प्रेशर इंटू एरिया, दोनों साइड देखो मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी प्रेशर इंटू एरिया और इधर भी रो जी एच इंटू एरिया। हाइट इंटू एरिया, ये क्या बन जाता है? हाइट इंटू एरिया, ये क्या बन जाता है? वॉल्यूम। और प्रेशर इंटू एरिया क्या बन जाता है? फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो जी वी। तो फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रो जी वी। फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रो जी वी। तो बायंसी फोर्स देखो रो जी इंटू वी, रो जी इंटू वी प्लस फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है? 6 पाई आर ईटा वी। ये वेलोसिटी हमको निकालना है। ये कैसी वेलोसिटी है जिसमें ये दोनों आपस में इक्वल हो गए? जब वेलोसिटी जीरो रही होगी तब तो ये फोर्स ही नहीं रहा होगा। ये फोर्स बढ़ते बढ़ते ऐसा बढ़ गया कि दोनों की वैल्यू हो गई इक्वल। तो देखो यहां से 6 पाई आर ईटा वी वो है एम जी। यहाँ पे ये जो हमारी बॉडी है ना, इसकी डेंसिटी मैंने क्या सिंबल बताया था? जिस फ्लूइड में डूबी हुई है उसकी तो डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी सिग्मा बताया होगा। इसकी जो डेंसिटी है वो है सिग्मा। भाई हर बॉडी की एक डेंसिटी होती है। लिक्विड है तो उसकी मैंने रो ले लिया और ये जो सॉलिड बॉडी है उसकी क्या ले लिया? सिग्मा ले लिया। कितना क्लियर है? तो देखो इस बॉडी का मास कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इसकी डेंसिटी इंटू ये जी। ये देखो ये है मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब देखो ये है हमारी डेंसिटी इंटू जी, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? अगेन
4/3 पाई r क्यूब। भाई बायनेंसी फोर्स क्या होता है? जितना उसने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, जितना उसका खुद का वॉल्यूम है, इसलिए उसी को वॉल्यूम हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, रो जी वी प्लस 6 पाई r ईटा वी। अब देखो कुछ कुछ तो कॉमन निकल जा रहा है, वो सब चीजें उड़ जाएंगी, और फाइनली हमारे पास v का फॉर्मूला क्या आ गया था? 2/9 r² सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन ईटा। तो यही आ जाता है हमारा टर्म। वहां से आप इसको प्लस माइनस करोगे, ये वाला फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। इसमें देखो एक ही आर है, इनके पास क्यूब क्यूब है, वो कट जाएंगे तो r² वाला टर्म मिलेगा। इस वाले को पूरा उठा के उधर ले जा लेना, पाई से पाई कट गया, फाइनली इतना हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3, सब में से 2 कॉमन निकलेगा, ये 3 नीचे चला जाएगा तो देखो 2/9 बच गया। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी को हम लोगों ने डिराइव भी कर लिया। इसके बाद क्या देखा था हमने? पहले बर्नौली कर लेते हैं। तो देखो फ्लो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसको मोर और लेस आप लोग लेमिनार फ्लो भी बोल सकते हो, लेमिनार फ्लो। और दूसरा टाइप का हमारा फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो। आपने देखा होगा जो हमारे आर्मी में जो सैनिक होते हैं, वो एक डायरेक्शन में एक ही स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, तो वो कैसा फ्लो है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन मार्केट में लोग कैसे मूव करते हैं? कोई इधर जा रहा है, कोई उसके रास्ते को क्रॉस कर रहा है, वो सारा फ्लो क्या कहलाता है? टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पे देखो हम लोग एक पाइप का एग्जांपल ले रहे हैं। इस पाइप में पानी दो टाइप से जा सकता है, या तो इस पाइप का जो फ्लो होगा वो लेमिनार फ्लो होगा, या तो इसका जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। लेकिन कौन बताएगा कि ये लेमिनार है कि टर्बुलेंट है? तो वहां पे ना एक कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, इसे हम आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, रो वी डी अपॉन ईटा, ये इसका फॉर्मूला है। रो क्या है? जो भी फ्लूइड बह रहा है उसकी डेंसिटी, वी क्या है? उसकी वेलोसिटी, डी क्या है? उस पाइप का डायामीटर, और ये क्या है? विस्कोसिटी। इसमें वैल्यूज को उठा के भर देना। अब देखो पाइप का डायामीटर कांस्टेंट है, विस्कोसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, चेंज कौन हो सकता है? वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी चेंज होगी तो रेनॉल्ड्स नंबर चेंज हो जाएगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर अप टू 2000, आर ई की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है और अप टू 2000 है तो ये कहलाता है लेमिनार फ्लो। अगर इसकी वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में है तो ये हम इसको कहते हैं ट्रांजिशन जोन। इसके बारे में ना हम कुछ कह नहीं सकते, लेमिनार भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है, हमें पक्का पक्का कुछ नहीं पता है। किसी किसी बुक में इसको 3000 लिखा हुआ है, 3000 और 4000 दोनों सेम है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग फॉलो करता है। आप 3000 लिख दो तो भी आपको करेक्ट आंसर बोलेंगे, 4000 में भी करेक्ट आंसर बोलेंगे। तो किसी किसी बुक में 3000 है, बिल्कुल लोड मत लेना। तो ये हो जाता है ट्रांजिशन जोन, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर रेनॉल्ड्स नंबर मोर देन 4000 है तो पक्का ये क्या होगा? एक टर्बुलेंट फ्लो। तो रेनॉल्ड्स नंबर हमें बताता है कि फ्लो किस टाइप का है। ठीक है, टर्बुलेंट है या लेमिनार। और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकाल सकते हैं लोग? रो वी डी बाई न्यू से। तो सोचो एक अच्छा खासा लेमिनार फ्लो हो रहा था, आप उसको टर्बुलेंट बना सकते हो क्या? कैसे बना सकते हो? वेलोसिटी बढ़ा के, वेलोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दो कि रेनॉल्ड्स नंबर कितना आ जाए? 4000 से ऊपर पहुंच जाए, बन गया वो टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो जो यहां से फ्लो हो रहा था एक पाइप से, पाइप हो रहा है 1 घंटे से कंटिन्यूसली पानी से फ्लो हो रहा है,
अब देखो यहां से अगर पानी घुस रहा है 2 किलोग्राम पर सेकेंड, ये पाइप है, ना तो पानी को खा सकता है ना तो खुद से पानी को पैदा करके दे सकता है। तो बताओ यहां से पानी बाहर कितना निकल रहा होगा? सेम, 2 किलोग्राम पर सेकेंड, इतना ही पानी हमेशा बाहर निकलेगा। अगर ये जो पाइप है अगर वो इस टाइप का होता, तो बताओ इसकी वैल्यू कम होती कि ज्यादा? अगर ये जा रहा है 2 किलोग्राम पर सेकेंड पानी, तो बताओ यहां से ज्यादा पानी निकलेगा या कम निकलेगा? कम। तो क्या ये पानी खा जाएगा पाइप? एरिया बड़ा हो गया तो ये पानी को खा जाएगा क्या? नहीं। अभी भी कितना निकलेगा? 2 किलोग्राम पर सेकेंड। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? यहाँ जल्दी जल्दी घुसेगा और यहाँ धीरे धीरे निकलेगा, है ना? पानी की स्पीड जो है ना वो कम हो जाएगी, बड़ा सा एरिया है तो क्या है, कम स्पीड से निकलेगा तो भी 1 सेकंड में 2 किलोग्राम निकल जाएगा। और छोटा सा एरिया है, छोटे से दरवाजे से अगर 1 सेकंड में 100 लोगों को घुसना है तो स्पीड से घुसना पड़ेगा। और अगर बहुत बड़ा दरवाजा है, पूरी दीवार ही गायब कर दी मैंने, और 1 सेकंड में 100 लोगों को निकलना है, तो वो तो चलते फिरते बात करते सब निकल जाएंगे हाथ पकड़ के आपस में। तो एरिया बड़ा हो गया तो वेलोसिटी कम हो जाती है, एरिया कम तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी सबको पास होना है ना? तो ये हम लोगों को याद रखना है। तो यही है ना कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर पानी जितना घुसा उतना बाहर निकला तो यही कहलाता है क्या? कंटिन्यूटी। अगर पानी घुसा और पानी बाहर नहीं निकाला तो वहां पे कंटिन्यूटी ब्रेक, उसको हम लोग फ्लो कंसिडर नहीं करते। वो फ्लो नहीं है, पानी कहीं ना कुछ लीक हो रहा है या कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जितना पानी अंदर उतना ही पानी बाहर। ठीक है, तो ये है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो देखो ये वाला जो सेक्शन है हमारा, इसको मैं फिर से बनाता हूं। ये हमारा है सेक्शन नंबर 1 और ये है हमारा सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1, इससे जो मास अंदर जा रहा है मैंने उसको नाम दे दिया m1। मास जा रहा है अंदर तो ये कितना हो जाएगा? रो इंटू एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है? मास। तो देखो भाई इसका एरिया इतना है और इसकी लेंथ इतनी है, मान लो इतनी लेंथ, तो इतना मास अंदर घुसा। अब मैंने क्या किया, इसमें दोनों में ऊपर नीचे टाइम से मल्टीप्लाई और टाइम से डिवाइड कर दिया। टाइम से मल्टीप्लाई और टाइम से डिवाइड। इस टाइम टी को मैंने उठा के लेके चला गया कहां? यहां पे। इस टाइम को मैंने लेके चला गया इसके नीचे। तो देखो लेंथ पर यूनिट टाइम, ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। तो देखो m1 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? रो ए वी इंटू टी। रो ए वी इंटू टी। रो ए वी इंटू टी, इतना मैंने लिख लिया इसको। रो ए वी, यहाँ पे वी क्या है? वॉल्यूम नहीं है, क्या है ये? वेलोसिटी है। लेंथ पर यूनिट टाइम क्या है? वेलोसिटी। बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वो वॉल्यूम कहां से आ गया? अरे वो वेलोसिटी है, लेंथ पर यूनिट टाइम, कितना लेंथ को पर यूनिट टाइम में कवर कर रहा है, वही क्या कहला जाएगा? उसका वेलोसिटी कहला जाएगा। तो देखो यहाँ का एरिया है क्या? A1 और यहाँ की वेलोसिटी क्या है? V1। यहाँ पे m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो A2 V2। सेम टाइम मैंने ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, m1 शुड बी इक्वल टू m2। भाई जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर निकलेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है, क्योंकि पानी को पाइप ने खाया नहीं है ना तो कुछ ऐड किया है, तो भाई जितना अंदर उतना बाहर। अब इसमें वो दोनों वैल्यूज को पुट कर देना, दोनों साइड से रो और टी कट जाएंगे और क्या बचेगा? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यही कहलाती है क्या? कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसको फॉलो करेगा कोई फ्लूइड तभी वो फ्लो पॉसिबल है, अदरवाइज फ्लो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। हाँ यही वाली A1 V1 अपॉन A2 V2, तो ये हो गई हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसके बाद क्या देखा था हमने? अच्छा बर्नौली आ गए ना। हाँ, तो चलो बर्नौलीज इक्वेशन, इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। बर्नौलीज इक्वेशन आई थी क्या एग्जाम में?
क्यों? 6 को है एग्जाम? तुम तो बताए थे आज है। अच्छा अच्छा, 6 को है, मुझे लगा आज था एग्जाम का। चलो, तो बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम ये देख लेते हैं। तो बर्नौली भैया ने ये एक बात बताई थी, क्या बताया था उन्होंने? प्रेशर प्लस हाफ ऑफ रो इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। अब देखो उन्होंने किस तरीके से बताया था कि एक फ्लूइड के पास ना 3 टाइप की एनर्जी होती है। फ्लूइड जो है उसके पास 3 टाइप की एनर्जी होती है। अगर देखो ये हमारा एक पाइप है, ये हमारा एक पाइप है, तो इसमें ये जो फ्लूइड है, ये वाला एक फ्लूइड यहां से लेके वो जो फ्लूइड है वो यहां तक के पहुंच गया। फ्लो होता है तो ऐसे ही होता है ना, नीचे से ऊपर पहुंच गया मान लो। तो देखो यहां से वो वहां तक के चला गया है, यहाँ पे इसके पास प्रेशर कुछ और रहा होगा, यहाँ पे प्रेशर कुछ और। फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे अलग प्रेशर था, वहां पे अलग प्रेशर था, मतलब यहाँ पे अलग प्रेशर एनर्जी, वहां पे अलग प्रेशर एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे अलग स्पीड होगी, वहां अलग स्पीड होगी। आप लोग जानते हैं एरिया बढ़ता है तो स्पीड कम हो जाती है। तो यार इसके पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी थी, वहां भी काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद ये कम हाइट पे है, वो ज्यादा हाइट पे है, तो इसके पास यहाँ कम पोटेंशियल एनर्जी है, उसके पास वहां ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। तो 3 टाइप की एनर्जी होती है। एक कौन सी होती है? प्रेशर एनर्जी। उसके बाद कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। और कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात बताओ, क्या तुम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हो? नहीं। क्या उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो? नहीं। तो ये एनर्जी हमेशा कैसी होगी? कंजर्व्ड होगी। हाँ, हो सकता है कि काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि पेंडुलम में होता है। लेकिन इन तीनों का एडिशन क्या होगा? हमेशा सेम होगा। जो भी वैल्यू आएगी ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे प्रेशर हो गया P2, वेलोसिटी हो गई V2 और हाइट हो गई H2। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे ऐसा कि P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, जहां पे ये V क्या है? वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी है ना, वेलोसिटी है, इसको वॉल्यूम से कंपेयर मत कर देना। प्लस रो जी H1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? प्रेशर एट पॉइंट 2 रो जी H2। जब कांस्टेंट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, हर पॉइंट पे इसके पास एनर्जी सेम होगी। ठीक है, कितना क्लियर है? पर पता है जैसे कि आपको यहां से लेके दिल्ली तक के पानी की सप्लाई करना एक पाइप के थ्रू, तो क्या एक पंप लगा के वहां तक के चला जाएगा? नहीं। पता है बीच में पाइप का इतना सारा फ्रिक्शन है कि उस एनर्जी को खाने लगता है, एनर्जी कम हो जाएगी फ्रिक्शन के कारण। तो आपको बीच बीच में ना बहुत सारे पंप लगाने पड़ेंगे। तो जो पेट्रोलियम आता है या जो गैसेस आती हैं फॉरेन से, पाइपलाइन के थ्रू आते हैं। जैसे एक तापी पाइपलाइन है, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी। वहां गैस के थ्रू, गैस आती है पाइप के थ्रू। अब वो पाइप में प्रेशर थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाएगा फ्रिक्शन के कारण। तो जगह जगह पे ना उसमें फिर से पंप लगे हुए हैं, वो और प्रेशर लगा के उसको आगे भेजते रहते हैं। 20 मिनट्स। ठीक है, तो देखो ये हमारा आइडियल केस है, यहाँ पे फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं था तो उसकी एनर्जी हमेशा कंजर्व थी। लेकिन रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है, फ्रिक्शन के कारण चेंज हो जाती है। तो ये वाली इक्वेशन को हमको क्या करना है? अभी प्रूव करना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे एनर्जी थी, यहाँ पे एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, तो इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? क्या मैं ऐसा लिख दूं? हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये कितना हो जाएगा? एम जी, क्या लिखूं? H2 माइनस H1, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो 4 लाइन में हम लोग बर्नौली की इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे। तो पहले हमने लिखा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना होता है। ये छोटी वाली डेरिवेशन कराई कि नहीं मैंने? इसको ना लिख लो, इस वाली को पहले डायग्राम बनाओ। हमको प्रूफ ये करना है, इसको बाद में भी लिखोगे तो चल जाएगा। फाइनली आउटकम ये निकलने वाला है। पहले बस ये पाइप को बनाओ,
सिर्फ पाइप को बनाओ। इसको हम लोग 1 नाम दे दिए, इसको हम लोगों ने 2 नाम दे दिए। इसको हमने 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। लिख लो इसको। अगर बोल देगा डिराइव बर्नौलीज इक्वेशन, तो ये छोटे वाली डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं। अब देखो मैंने ना यहाँ पे एक फ्लूइड एलिमेंट ले लिया है, ऐसा एक आप लोग भी फ्लूइड एलिमेंट ले लेंगे। इस फ्लूइड एलिमेंट को हम लोग चाहते हैं ऊपर पहुंचाना। अगर ऊपर पहुंचाना चाहते हैं तो यहां से हमको एक इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको मैंने नाम दे दिया F1। और ये वाला फ्लूइड एलिमेंट जब आगे, भाई ये अकेला तो नहीं है, इसके आगे तो और भी सारे फ्लूइड एलिमेंट हैं, तो क्या करेगा, ये वाला फ्लूइड एलिमेंट सामने वाले के ऊपर फोर्स लगाएगा। जैसे देखो बहुत सारे अगर बच्चे खड़े हैं एक रो में, सबसे पीछे वाले बच्चे को धक्का दूं मैं कि तुम आगे तक के जाओ, उसके सामने तो एक और बच्चा है, वो उस बच्चे से जैसे ही टकराएगा तो उसको बदले में क्या मिलेगा, एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा। तो ये स्मूथली आगे नहीं जा पाता, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में सामने वाले का एक रिएक्शन फोर्स मिल रहा होता है F2। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, F1 माइनस F2। अब मैंने ये एज्यूम किया कि ये ना इस नेट फोर्स के कारण F1 माइनस F2 के कारण ये थोड़ी दूर तक के तो पहुंच गया, ये थोड़ी दूर तक के पहुंच गया, वो भी कितना दूर तक के पहुंच गया, मान लो ये x डिस्टेंस दूर तक के पहुंच गया। नेट फोर्स मैंने कितना लगाया इसके ऊपर, F1 माइनस F2, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। तो इसके लिए मैंने वर्क डन कितना किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये 2 लाइन लिखने के बाद आप लिखेंगे फोर्स, सॉरी वर्क डन टू शिफ्ट द फ्लूइड एलिमेंट बाय x डिस्टेंस। तो उसके लिए हम लोगों ने जो फोर्स लगाया वो कितना था, F1 माइनस F2। ये है नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हो गया, नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस वर्क डन को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया। तो P1 A1 माइनस P2 A2। और ये है यार डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट ना बहुत दिक्कत पैदा करता है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास में, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में हम इसको लिख लेते हैं, तो क्या लिखूंगा मैं उसकी जगह पे, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब देखो ये जो वेलोसिटी है दोनों के लिए कांस्टेंट है नहीं, दोनों के लिए कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोगों को ना अंदर लेके जाना पड़ेगा और सेपरेट सेपरेट लिखते हैं। मुझको यहीं पे 1 मिनट, इसको ना यहीं से करेक्ट कर लो, अपन इसको यहीं से अंदर में लेके चलते हैं तो आगे दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं लिख लेता हूं F1x माइनस F2x। तो इसको मैं लिख लूंगा P1 A1 V1 T माइनस P2 A2 V2 T। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये आ गया हमारा। अच्छा एक बात बताओ, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं, तो क्या बच जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू A1 V1, और अंदर में क्या बच गया, P1 T। टी भी तो कॉमन आ जाएगा, टी भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया, P1 माइनस P2।
समझ रहे हो ना, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, A2V2 को क्या लिख सकते हैं, A1V1। तो देखो ये आ गया हमारा वर्क डन, ये आ गया हमारा वर्क डन। नाउ अब जो भी हम लोगों ने वर्क डन किया है उसने तो इसकी एनर्जी में चेंज किया। जो शुरुआत में तुम लिख रहे थे इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। वो कैसे चेंज हुई, क्योंकि हमने इसके ऊपर वर्क किया है। नाउ दिस वर्क changed kinetic energy and potential energy. Therefore work done is equals to kinetic change in kinetic energy plus change in potential energy। भाई तुमने वर्क डन किया, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके कारण ही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। अभी अभी तुमने इसको निकाला है क्या, A1V1 T P2 माइनस P1 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कितना था, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgH2 माइनस H1। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने मास को लिखा था, मास को थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, रो ए वी टी, याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले 2 स्लाइड पीछे ही लिखा है हमने, 2 स्लाइड पीछे ही इसी में लिखा था क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन। वो देखो, वो मैंने डिराइव करके दिखाया था आपको कि मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। क्योंकि मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैंने क्या लिखा है, एरिया इंटू लेंथ, फिर टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो देखो लेंथ पर यूनिट टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो ए वी टी, रो ए वी टी। तो उसको मैं लिख लेता हूँ रो ए वी टी। तो देखो इसकी जगह पे लिख लेता हूँ रो ए वी टी, इसकी जगह पे लिख लेता हूँ रो ए वी टी, रो ए वी टी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, हाफ रो A1V1 टी रो ए वी टी, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर प्लस रो ए वी टी, रो ए वी टी, जी पहले से है H2 माइनस H1। बस इसको कैंसिल करोगे, जो जो चीज कैंसिल हो रही है, और आपके पास फाइनल मिल जाएगा। देखो दोनों साइड से A1V1 तो कॉमन दिख रहा है, A1V1T P2 माइनस P1। तो इसको उठा के काट देते हैं, A1V1T A1V1T A1V1T, और फाइनली हमारे पास क्या बच गया, जो हमको चाहिए था। फाइनली हमारे पास बच गया P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस जी रो जी H2 माइनस H1। अब 1 1 वाले टर्म को एक साइड ले आओ, 2 2 वाले टर्म को एक साइड, तो पता है क्या बच जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस एम जी H2। 1 में उन सबका एडिशन इज इक्वल्स टू 2 में सबका एडिशन, तो हम लोग लिख देंगे P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। 2 से 3 बार इसको ना रटना, मतलब लिखना पड़ता है, उसके बाद याद हो जाता है। बस मास को रो ए वी टी लिखना है, वो चीज कैसे लिखना है वो भी मैंने ड्राइव करके दिखा दिया आपको। देखो यहाँ पे ये 3 4 लाइन लगी है, यहाँ तो हमने पूरा मैथमेटिक्स यूज किया है, कुछ है नहीं। इसके पहले देखो ये वर्क डन, और ये देखो 2 लाइन, इधर पे 2 लाइन और इधर पे 2 लाइन, टोटल 6 लाइन है, उतने में डेरिवेशन खत्म हो गया। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। और इसको मैंने वर्ड्स में भी लिखवाया था, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। और उसमें एक वर्ड लिखवाया था फॉर इनकम्प्रेसिबल इनविस्किडी, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, उसमें फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ एज्यूम नहीं किया ना, इसलिए भैया आइडियल फ्लूइड लेना जो कि कंप्रेसिबल भी नहीं है, तभी तो डेंसिटी उसकी चेंज नहीं हुई, नहीं तो रो 1 रो 2 रो 3 लेना पड़ता। तो इनकम्प्रेसिबल और इनविस्किड, यानी कि जिसमें कोई डेंसिटी सॉरी विस्कोसिटी जैसी चीज नहीं है,
कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक, इसके बाद और क्या देखा था? हाँ, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो थ्योरी थ्योरी उसको पढ़ लेना, थ्योरी थ्योरी उसको पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद वो भी देखे थे जिससे सेंट निकलता है, वो भी इसी का एप्लीकेशन है ना। बहुत सारे इसके वो देखे हमने। मैंने आपको वो हवाई जहाज उड़ता है इसी प्रिंसिपल पे उड़ता है, हवाई जहाज उड़ता है इसी प्रिंसिपल पे। एक चीज याद रखना, और प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेलोसिटी के। वेलोसिटी बढ़ी प्रेशर कम, प्रेशर बढ़ा वेलोसिटी कम। जैसे गार्डन में हमारा पाइप होता है, हमने सामने से उसको दबा दिया, जैसे उसको सामने से दबा देते हैं ना, तो हम देखना पानी ज्यादा दूर तक के जाता है। वेलोसिटी बढ़ गई क्योंकि प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए मैंने एक आपको कागज रख के दिखाया था ऐसा, और फूका था, उसके ऊपर वेलोसिटी बढ़ी तो कागज ऊपर उड़ गया था, क्योंकि वहां प्रेशर कम हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है? घरों की छत उड़ जाती है। इसी वजह से हमारा हवाई जहाज उड़ पाता है। हवाई जहाज जो होता है ना, उसके जो विंग्स होते हैं वो इस टाइप से डिजाइंड होते हैं, इस टाइप से वो डिजाइंड होते हैं कि उनके नीचे की जो हवा होती है वो क्या करती है, ऊपर की जो हवा है वो, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वो ज्यादा स्पीड से निकलती है। देखो ये ऐसा है, ये ज्यादा स्पीड से निकल गई हवा, लेकिन नीचे की हवा को जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, तो ऊपर में प्रेशर कम हो जाता है और नीचे में प्रेशर ज्यादा। तो नेट प्रेशर कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। प्रेशर यानी कि फोर्स, तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं उसके दोनों विंग्स। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण ये उड़ता है। और प्रेशर का डिफरेंस हम कैसे क्रिएट करते हैं? वेलोसिटी के डिफरेंस के कारण। हम उसका शेप ही ऐसा बनाते हैं विंग्स का, कि ऊपर में इसकी स्पीड जो है ना एयर की ज्यादा रहे, नीचे में कम रहे। ठीक है, के बाद एप्लीकेशन के बाद, हाँ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर भी इसका एक एप्लीकेशन है, वेंचुरीमीटर भी इसका एक एप्लीकेशन है। वेंचुरीमीटर में क्या होता है? हम लोग देखते हैं डिस्चार्ज कितना हो रहा है, डिस्चार्ज कितना हो रहा है, डिस्चार्ज। ये ऐसी एक डिवाइस होती है जिसमें उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उस डायरेक्शन में फ्लो हुए जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया जो है ना बहुत ज्यादा है, लेकिन इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है वो बहुत कम है। अगर एरिया कम हो जाता है तो वेलोसिटी बढ़ती है कि कम हो जाती है? बढ़ती है। छोटे से दरवाजे से बहुत सारे लोग को निकलना है, तो भाई वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्रेशर कम हो गया तो फ्लूइड ना यहीं तक के चढ़ पाता है। ज्यादा प्रेशर होता तो फिर तो बाहर निकल जाता। लेकिन यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है तो फ्लूइड जो है ना ये ऊपर तक के चढ़ा हुआ होता है। तो इसका और इसका जो लेवल का जो डिफरेंस है ना, हमारे पास एक फॉर्मूला है वेंचुरीमीटर का, उसकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं कि उसमें से कितना फ्लो हो रहा है। मतलब फॉर्मूला देखे थे क्या? हाँ, तो वो फॉर्मूला देख लेना, उसमें से याद कर लेना फॉर्मूले को। तो हाइट की डिफरेंस के कारण हम लोग कितना फ्लो होगा वो निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या था? सरफेस टेंशन। तो वापस से आते हैं हम लोग वही दो फोर्स की दुनिया में, एक है कोहेसिव फोर्स और एक है अधेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स देखो, कोहेसिव फोर्स लगता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, और अधेसिव फोर्स लगता है डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में। अधेसिव फोर्स, अगर आपसे पूछेगा कि सरफेस टेंशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सरफेस टेंशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, देखो इस साइड एक पहाड़ी है और इस साइड एक ही पहाड़ी है। आपके दोस्त लोग हैं, वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, ये ऐसे लटक रहे हैं। अब सोचो आप क्या चाहते हो, इन दोस्तों के बीच में फोर्स जम के बना रहे कि वीकली इन लोग एक दूसरे को पकड़े रहे? आपकी मंशा है कि आप यहां से ऐसे चलते 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 पहाड़ी की उस तरफ जाना चाहते हो। अब क्या चाहते हो, इनका बॉन्ड अच्छा हो कि खराब हो? बहुत अच्छा हो भाई, अच्छे से काम नहीं चलेगा, बहुत जबरदस्त बॉन्ड हो। तो इन, और देखो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कोहेसिव फोर्स, तो कोहेसिव फोर्स जितना ज्यादा होगा ना, सरफेस टेंशन भी उतना ही ज्यादा होगा। अब देखो सरफेस टेंशन जब ज्यादा होगा तो आप इनके कंधों के ऊपर, हाथ के ऊपर जब अपना पैर रख के जाओगे तो ये तो आपको बिल्कुल एक सॉलिड बॉडी की तरह फील कराएंगे। वैसे जो फ्लूइड होते हैं ना,
उसके ऊपर भी मच्छर वगैरह तैर पाते हैं, क्योंकि वो भी उनके लिए ना एक मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। अगर आपने मॉल या पार्क में देखा होगा, ऐसी रबर की शीट होती है जिसको टेम्पोलिन बोलते हैं, जिसपे बच्चे लोग उछलते रहते हैं, तो वैसी शीट की तरह ना ये जो वाटर या कोई भी फ्लूइड है वो बिहेव करता है। तो फ्लूइड की जो लेयर है ना, वो हमेशा कैसी होती है, टेंशन में। सोचो जो ट्रेम्पोलिन जो होता है वो देखना एकदम टाइट होता है, अगर उसको एकदम लूज रखेगा तो क्या बच्चों को वो बाउंस बैक मिल पाएगा? नहीं। तो टेंशन में होना जरूरी है, तभी वो बाउंस बैक मिलता है, एक फोर्स मिलता है, रिएक्शन फोर्स। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन फोर्स मिलता है हमको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो किसी भी फ्लूइड की मेम्ब्रेन जो मतलब अपर जो लेयर होती है, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन आता क्यों है, इसके पीछे की मॉलिक्यूलर थ्योरी है कि यहाँ तक कि अगर फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसको देखो, सारे के सारे चारों तरफ से जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो सेम फोर्स लगा के, भाई कोहेसिव फोर्स आपस में एक दूसरे को खींच के रखे हुए हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल यहाँ है उसको यहाँ वाले तो खींच रहे हैं, यहाँ वाले तो खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर कोई है ही नहीं खींचने के लिए। तो उसमें क्या हो जाता है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स रह जाता है। ये सब आपस में एक दूसरे को इधर खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर में कोई फोर्स है नहीं, तो सिर्फ यहीं पे खींच रहे हैं ना, तो ये एक दूसरे को इस तरीके से वो खींच के रखे हुए हैं। जो भी एग्जांपल दिया था, हाथ पकड़े हुए हैं, तो ये एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगता है, ये जो अपर सरफेस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। उसके बाद उसमें बहुत सारा थ्योरी थ्योरी था। उसके बाद हम लोग, अच्छा, सरफेस टेंशन जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो ये एक पतली सी पिन है, लोहे की पिन, ये भी पानी के ऊपर ना फ्लोट कर जाती है सरफेस टेंशन के कारण। तो ये देखो, इसकी 1 मीटर लेंथ पे जो फोर्स लगा रहा होगा ना पानी, उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पे जो भी फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। और क्या था इसमें, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी। अब देखो सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। अब मेरे पास एक बलून है, बलून जो है उसका जो शेप है वो ऐसा है, तो इसका जो एरिया होगा, बाहर में एक एरिया होगा ना बलून का, वो एरिया कितना है, A1 है। मैं चाहता हूं कि वो एरिया कितना हो जाए, A2 हो जाए। फ्री में हो जाएगा क्या? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करने से एरिया बढ़ जाएगा। तो भाई सरफेस एनर्जी क्या होता है, वही वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। एरिया को चेंज करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, सरफेस एनर्जी। जैसे आपने वो गार्डन के सामने से वो लिया होगा बबल निकालने वाला, देखना उसमें जैसे जैसे धीरे धीरे फूकते जाओगे बबल थोड़ा सा बड़ा बनते चले जाता है। तो आपको बड़ा करना है उसको, बबल को, तो आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है उसका चेंज इन एरिया करने के लिए। तो वही क्या कहलाता है, सरफेस एनर्जी कहलाता है। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट एरिया। और यहाँ पे देखो एक खास बात, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। जूल यानी कि न्यूटन मीटर। और नीचे क्या है, चेंज इन एरिया, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इसने इसको मार दिया और क्या बच गया, न्यूटन पर मीटर। अरे ये किसकी यूनिट है, सरफेस टेंशन की। तो सरफेस एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो यही वाला फॉर्मूला मैं सरफेस टेंशन के साथ भी लिख सकता हूं। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। कितना क्लियर है? तो सरफेस टेंशन इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट एरिया। इतना हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसके बाद क्या देखा था, बबल वबल आ गया था क्या? इसके बाद देखो, आ, ये हमारा वाटर का ड्रॉप है। वाटर का ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल शेप में क्यों रहता है, क्योंकि सरफेस टेंशन है, टेंशन है तो वो अपना एरिया कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे कम एरिया किसका होता है, कौन सी बॉडी का होता है, स्फेरिकल बॉडी का। स्फेरिकल बॉडी का। अगर मैं आप लोगों को 1 किलोग्राम आटा दे दूं और बोलूं कि भैया इससे ना मिनिमम एरिया की कोई बॉडी बनाओ, तो आप क्या कर सकते हो, उससे एक सिलेंडर भी बना सकते हो, आप उससे एक क्यूब भी बना सकते हो, लेकिन जो मिनिमम एरिया बनेगा ना वो किसका बनेगा, स्फीयर का। इसलिए देखना डॉगी लोग भी जब सोते हैं ठंड के टाइम पे, तो देखना स्फेरिकल हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं।
हम लोग भी सर्दी के समय जब अगर सोएंगे, ब्लैंकेट ब्लैंकेट नहीं है, तो देखो कैसे एक मुड़ जाते हैं, पूरा एकदम छोटे से गोल बन जाते हैं। तो हमको पता है कि जो स्पेरिकल बॉडीज होती है ना, उनका सरफेस एरिया कम, तो हम अपना एरिया मिनिमम करते हैं ताकि हमारा हीट लॉस कम हो। तो मिनिमम एरिया किसका होता है? स्फीयर का। इसलिए जितनी भी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? गोल। आप बबल जो निकालते हो वो देखना, जिस जो डिस्पेंसर होता है वो अलग से शेप का होता है, लेकिन बबल हमेशा गोल निकलता है। देखे हो कभी वो? खरीदे हो कि नहीं वो, जिससे बबल निकालते हैं? देखना उसका एरिया जो भी हो, बबल तो कैसा निकलेगा? गोल। क्योंकि उसका एरिया क्या होता है? सबसे कम होता है। तो सरफेस टेंशन के कारण वो अपना एरिया मिनिमम करने के लिए स्फेरिकल शेप ले लेता है। तो देखो चारों तरफ से इसको ये दबा रहा है, तो अंदर में जो प्रेशर होगा वो बाहर से कम होगा या ज्यादा होगा? जो पानी की जो सबसे आउटर लेयर है वो मैंने बनाई है, अंदर तो पूरा पानी भरा हुआ है, एक ड्रॉप के अंदर तो पूरा पानी भरा होगा, लेकिन जो बाहर की लेयर है उसको देखो ऐसे टेंशन में है, पूरी खींच के रखी हुई है। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? अरे चलो बलून में बता दो, बलून, बलून की जो मेम्ब्रेन होती है भाई, वो भी तो अंदर की एयर को दबा रही है। वो तो कम से कम रखने का कोशिश करे ना उसको वॉल्यूम। तो अंदर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। उसी ज्यादा प्रेशर को देखो, अंदर में जो प्रेशर है वो है पी ऑफ ड्रॉप, पीडी बोल दिया मैंने इसको। और जो बाहर प्रेशर है वो क्या है? एटमॉस्फेयर। कौन ज्यादा होगा? पीडी। तो पीडी माइनस पी एटमॉस्फेयर, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस प्रेशर। कितना प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेयर से? तो यही जो एक्सेस प्रेशर होता है वो कितना होता है? 2 सिग्मा अपॉन आर। किसके लिए? वाटर की ड्रॉप के लिए। देखो सही लिख रहा हूं। और प्रेशर इज इक्वल टू होता है 4 सिग्मा बाई आर। ये किसके लिए होता है? बबल के लिए। क्योंकि बबल के पास कितनी सरफेस होती है? दो। हम सरफेस बोलते किसको है? जहां पे दो अलग अलग मीडियम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं। तो देखो, हवा है और एक प्लास्टिक है, ये कांटेक्ट में आया तो ये एक सरफेस हो गई। अंदर भी देखो, हवा है और एक प्लास्टिक की सरफेस है, मतलब प्लास्टिक है, वहां पे भी हवा और पानी कांटेक्ट में आए, हवा और प्लास्टिक, तो दो सरफेस। एक ये बाहर में सरफेस है और देखो एक अंदर में सरफेस है। तो बबल भी क्या होते हैं? अंदर से हॉलो होते हैं, अंदर भी हवा भरी है। तो देखो, ये अगर बबल है ना, तो यहाँ पे भी एयर है और यहाँ पे भी एयर है। तो एक सरफेस बाहर में और एक सरफेस अंदर में, दो सरफेसेस होती हैं, इसलिए उसमें प्रेशर भी कितना होता है? डबल। और बबल में बाहर एयर है। अब देखो ये पूरा अंदर क्या है? वाटर है, अंदर तो एयर है ही नहीं, तो एक ही सरफेस बनती है। तो इसमें 4 सिग्मा बाई आर, उसमें 2 सिग्मा बाई आर एक्सेस प्रेशर। और क्या देखा था हमने? हाँ, कैपिलरी, कैपिलरिटी। इसके बाद एक टॉपिक है कैपिलैरिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं भैया। कैपिलैरिटी, कैपिलरिटी क्या होता है? सबसे पहले तो एक कैपिलरी ट्यूब नाम की चीज होती है। कैपिलरी ट्यूब किसे कहते हैं हम लोग? ट्यूब ऑफ वेरी स्मॉल। दो क्वालिटी होती है इसमें। नंबर वन, वेरी स्मॉल डायामीटर, और दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज क्या होती है? पढ़ के बताओ। दूसरी चीज, ये दोनों एंड्स पे ओपन होती है। ये दो चीजें होती हैं जिसके पास, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब। जैसे कि देखो, आप जिस स्ट्रॉ से नारियल का पानी पीते हो, वो कैपिलरी ट्यूब है या नहीं है? बताओ ना। उसको सिर्फ अंदर रखते हो, उससे पानी ऊपर आ जाता है क्या? नहीं, उसका डायमीटर स्मॉल नहीं है। मैं उससे भी स्मॉल डायमीटर की बात कर रहा हूँ। जो आपके हेयर है ना, उतनी पतली ट्यूब, मतलब उसका डायमीटर उतना हो, अंदर से हॉलो हो, इतनी पतली ट्यूब को हम क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। बहुत स्मॉल होना चाहिए उसका डायमीटर। अब इस कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है? एक गजब का फेनोमेना होता है। जब भी इसको आप किसी लिक्विड में डुबाओगे ना, इसमें अपने आप वो फ्लूइड ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। क्योंकि आपने देखा है ना, किसी भी पेड़ में कोई पंप तो होता नहीं है, लेकिन कई फुट ऊपर भी जो पत्ती है वो हरी कलर की होती है। उसको पानी कैसे मिल रहा है? कैपिलरी। उसके अंदर में ना बहुत पतली पतली ऐसी ट्यूब्स होती हैं, जिसे हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। उसी के थ्रू पानी ना धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। ठीक है? तो कैपिलरी ट्यूब कैसी होती है? इतनी पतली होती है कि हमको आंखों से दिखाई भी नहीं देती है, माइक्रोस्कोप से दिख जाएगी कैपिलरी ट्यूब। तो इसका काम क्या होता है कि भाई फ्लूइड का इसमें राइज हो जाता है। और इसमें फ्लूइड का कितना राइज होता है कैपिलरी ट्यूब में?
H इज इक्वल्स टू टू सिग्मा कॉस थीटा। मैंने टी से लिखवाया है क्या सरफेस टेंशन? अच्छा, अरे बताना था। तो चलो सरफेस टेंशन को मैंने टी से डिनोट किया है, तो 2t कॉस थीटा अपॉन रो आर जी। तो देखो टी जो है वो है सरफेस टेंशन, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी राइज और फॉल। फॉल क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगा। ये क्या है? सरफेस टेंशन डेंसिटी, ये है रेडियस ऑफ द ट्यूब, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब थीटा यहाँ पे क्या है वो देखते हैं। क्या हुआ? थीटा, थीटा जो होता है वो होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब हम एक माइक्रोस्कोप लेके बैठेंगे और देखेंगे कि पानी ऊपर तो चढ़ गया। देखो ये था फ्लूइड का लेवल, इसमें मैंने डुबाया एक कैपिलरी ट्यूब, आपको दिखे इसलिए थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद एक और मैंने लिया बीकर, उसमें भी यहां तक के लिया मैंने इस फ्लूइड को, और इसमें भी डुबा दिया मैंने सेम वही वाली कैपिलरी को। लेकिन पता है इसमें क्या हुआ? इसमें जो फ्लूइड था वो ऊपर चढ़ गया ऐसा। इसका लेवल कभी भी फ्लैट नहीं होगा, इसका लेवल या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। तो ये ऐसा हमको दिखाई दिया, इतना ऊपर चढ़ गया फ्लूइड, और ये वाले में जो है ना फ्लूइड वो नीचे घुस गया ऐसा, इस तरीके से। तो क्या आप देख के बता सकते हैं दोनों में से किस बीकर में पानी है और किस में मरकरी है? पानी। अरे तुमको पता है ना पेड़ों में तो ऊपर ही चढ़ता है पानी, तो जो ऊपर चढ़ गया वो क्या है? पानी है। ठीक है, तो इसमें जो भरा हुआ है ना वो क्या है? पानी। और इसमें क्या होगा? मरकरी। होता क्या है, दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक कोहेसिव फोर्स है, एक अधेसिव फोर्स। पानी जो है ना उसमें अधेसिव फोर्स ज्यादा है, खुद के मॉलिक्यूल को वो छोड़ देता है जैसे उसको कोई दूसरा मॉलिक्यूल दिखा। तो यहाँ पे जैसे हमने डुबाया ना तो उसको ना ये जो ग्लास की ट्यूब है ना उसके मॉलिक्यूल्स दिखे, तो वो अपने लोगों को छोड़ के उसको पकड़ के वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। उसके पीछे वाला मॉलिक्यूल बोलता है तू चढ़ गया, वो उसके ऊपर से चढ़ के इस ग्लास को टच कर लेता है। इसको और जूम करके देखते हैं। हुआ क्या, ये ऐसा था, यहाँ पे ये पूरे ना फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स थे। इसको अच्छा नहीं लगा कि तू इससे चिपका हुआ है, ये इनको छोड़ के यहां से इधर चढ़ जाता है। उसके बाद बाकी वाले इधर आ गए, ये देख के और इसको यहाँ पे चढ़ जाता है, ये देख के इधर चढ़ जाते हैं। तो ये ना इस टाइप का हमको दिखाई देता है, ये देखो ऐसे, क्योंकि इनमें कोहेसिव फोर्स से ज्यादा अधेसिव फोर्स है। तो आपको अगर पूछे किसमें राइज होगा और किसमें फॉल होगा, तो जिसमें भैया अधेसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव से, कोहेसिव क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच, वो कम है उससे ज्यादा अधेसिव, उसमें ऊपर जाएगा। तो देखो कैपिलरी राइज मिलेगा आपको। और जिसमें अधेसिव फोर्स जो है ना वो एकदम कम है और कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, उसमें कैपिलरी फॉल मिलेगा, कैपिलरी फॉल। ठीक है, और दोनों के लिए फॉर्मूला क्या है? सेम। ये वाले फॉर्मूले में जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, अगर पॉजिटिव आ गया मतलब वो ऊपर चढ़ रहा है, और निगेटिव आ गया मतलब वो नीचे आ रहा है। तो वहां कौन डिसाइड करेगा ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? भाई ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी। कॉस थीटा, ये कभी पॉजिटिव हो सकता है कभी निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो कॉस निगेटिव कब हो सकता है? जब वो कितने से ज्यादा हो? 90 डिग्री से ज्यादा हो। 0 से 90 तो सब पॉजिटिव है, 90 से ऊपर जिसका भी एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो सब के सब क्या होंगे? नीचे को जाएंगे, क्योंकि कॉस थीटा क्या हो जाएगा? निगेटिव, है ना। तो देखो आपसे एंगल्स भी पूछ लेता है। एंगल, ये जो थीटा होता है इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये देखो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट हम कैसे निकालते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट हम ऐसे निकालते हैं, ये जो भी सबसे ऊपर वाली जो सरफेस बनी थी इस पे ना हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और यहां से ये एंगल को देखते हैं। ये जो एंगल है ना यही एंगल क्या कहलाता है? थीटा। तो इसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब वाटर के केस में, वाटर के केस में देखो ये जो एंगल बनता है ना, यहाँ पे ये पूरा एक हेमीस्फीयर बनता है, एक हेमीस्फीयर। तो जब तुम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने जाते हो तो देखो टेंजेंट ऐसी ड्रॉ होती है, बिल्कुल टच हो। कितना एंगल बनाया है इसके साथ में? 0 डिग्री। तो फॉर प्योर वाटर, प्योर वाटर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 डिग्री। फॉर
मरकरी, मरकरी कितना था एंगल? हाँ ये 128 डिग्री कुछ होता है मेरे ख्याल से, या 118 डिग्री कुछ होता है, मतलब 90 से ज्यादा है, लिखा है किसी ने। मरकरी के लिए चलो अभी लिख लेते हैं हम लोग कितना, 118 डिग्री या 128 डिग्री, ऐसा कुछ होता है, दोनों में से कोई एक होता है। लिखवाया था मैंने, मेरे को याद है, इन दोनों में से कोई एक होता है। और देखो 90 से ऊपर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos थीटा निगेटिव आ जाएगा और उसमें हमको फॉल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये हो जाता है हमारा क्या, कैपिलरी। तो ये इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, याद रखना इसके ऊपर। और क्या था इसके बाद? 135, चलो 135, इसको करेक्ट कर देना। ये होता है 135 डिग्री, 135 डिग्री, तो निगेटिव, तो मरकरी जो है वो नीचे चला जाता है कैपिलरी ट्यूब में। इसके आगे और हो गया, इतनी था। और कुछ देखो किसी कॉपी में कुछ मिस तो नहीं हुआ है? हाँ, ये जो शेप बन रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेनिस्कस कहते हैं। आपको पूछेगा वाटर का मेनिस्कस कैसा होता है? हम्म, कौन सा मेनिस्कस? लोअर, हाँ लोअर मेनिस्कस। देखो वो यही पूछना चाह रहा है कि शेप ऐसा बन रहा है कि ऐसा बन रहा है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव अपवर्ड्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग नाम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स अपवर्ड्स। ऊपर की तरफ कैसा है, कॉन्वेक्स है। ये कैसा है, ऊपर की तरफ कॉन्केव है। तो आपको पूछ लेगा मरकरी के लिए कैसा बनता है, ये देखो, ये ऊपर हवा में कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है, ऊपर हवा में कैसा दिख रहा है, कॉन्केव दिख रहा है। तो इस तरीके से पूछ लेता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जितने मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना, और कुछ न्यूमेरिकल मैं आज भेजूंगा, अभी भेज देता हूँ। वो सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार देख करेंगे। ठीक है, और कुछ भी डाउट होता है तो मेरे को व्हाट्सएप करना।